अगली सुबह पिल वैली में आपातकालीन घंटी बज उठी। लॉन्ग सैन, अच्छा नहीं, आपके गुरु का निधन हो गया। झाओ जियांग ने घबराए हुए भाव के साथ सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खोला। उसकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या वह कल बिल्कुल ठीक नहीं था? उसने तो यह भी कहा था कि वह चाहता है कि सिद्धार्थ भविष्य में उसके सामने झुके। उसकी मौत कैसे हुई? क्या हुआ? सिद्धार्थ ने शोकाकुल भाव प्रकट किया, लेकिन उसे कोई विशेष परवाह नहीं थी। मुझे विवरण के बारे में निश्चित नहीं है। मैंने सुना है कि कल रात उसकी साधना में कोई समस्या आई थी। मेरे पास ऐसे मामलों के बारे में जानने की योग्यता नहीं है, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ आओ। रक्षक जुओ तुम्हें देखना चाहते हैं। झाओ जियांग सिद्धार्थ को सीधे पिल वैली के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया। इस जगह को क्रेन क्राई माउंटेन कहा जाता था। इसका मतलब था कि मृतक क्रेन की पीठ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर उड़ सकता था और अपनी चीख मानव दुनिया में छोड़ सकता था। केवल पिल वैली में सर्वोच्च अधिकार वाले विशेषज्ञ ही अपनी राख को यहां दफना सकते थे। एक कीमियागर का शरीर सीधे धरती में नहीं दफनाया जाता था। इसके बजाय इसे आग से राख में बदल दिया जाता था। अपने जीवन में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को परिष्कृत किया। अपनी मृत्यु में उन्होंने खुद को परिष्कृत किया। यह एक कीमियागर के लिए सबसे अच्छा अंत था। वास्तव में जब कीमियागरों को लगता था कि वे अपनी दीर्घायु के अंत तक पहुंच गए हैं, तो वे अपनी स्वयं की गोली ज्वाला से खुद को परिष्कृत करते थे, जिससे उनकी आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो जाती थी। जहां तक उन कीमियागरों की बात है जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, उन्हें अपने करीबी परिवार और मित्रों की जरूरत थी जो उन्हें गोली की लौ के साथ विदा कर सकें। क्रेन क्राई माउंटेन एक संरक्षित क्षेत्र है। झाओ जियांग अभी सिद्धार्थ को लेकर ही आया था कि दो लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने उनका रास्ता रोक लिया। यह लॉन्ग सैन है, सीनियर बिशी का अंतिम प्रशिक्षु। उसे अपने गुरु को विदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, झाओ जियांग ने समझाया। यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञ झाओ जियांग का भी पिल वैली में कोई उच्च पद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी स्थिति साधना के आधार से तय नहीं होती थी, बल्कि इस बात से तय होती थी कि किसकी कीमियागिरी का कौशल अधिक है। इसलिए उसने इन दोनों के साथ जरा भी असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। उसकी बात सुनकर उनमें से एक अंदर चला गया। जब वह वापस लौटा तो सिर हिला रहा था। आप बहुत देर से आए हैं। सीनियर बिशी की अस्थियां पहले ही दफना दी गई हैं। वे अभी भी समारोह के बीच में हैं, इसलिए आपको चले जाना चाहिए। यह सुनकर कि वह पहले ही राख में बदल चुका है, सिद्धार्थ अंदर से खुश हो गया। यह उसके लिए अच्छी बात थी। अब उसे उस मृत भूत के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ और झाओ जियांग के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ घंटों बाद झुओ तियानजियान व्यक्तिगत रूप से सिद्धार्थ से मिलने आया। लॉन्ग सैन, शोक मत करो। हालांकि सीनियर बिशी का निधन हो गया है, लेकिन तुम अभी भी उनके प्रशिक्षु हो और तुम्हें अभी भी उनका समर्थन प्राप्त है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताने के लिए यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तुम्हें मेरे लिए अपना डरपोक स्वभाव बदलना होगा, जुओ तियानजियांग ने सख्ती से कहा। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर उलझन थी। वह कहना चाहता था कि वह स्वभाव से ही अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। इसमें कोई शक नहीं है। सीनियर बिशी का निधन हो गया, जिसके कारण हमें 12 ग्रैंड एल्डर्स में से एक सदस्य खोना पड़ा। किसी को बहुत जल्दी उनकी जगह लेने के लिए पदोन्नत किया जाएगा और वर्तमान स्थिति के आधार पर उनकी जगह लेने के लिए केवल 2 लोग ही योग्य हैं, और वे दोनों रूढ़िवादी गुट के पक्ष में हैं। यह स्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं है। पिल वैली के उच्च अधिकारी शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें केवल परिणामों की परवाह है। यदि आप कायर बने रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप शांति से साधना भी नहीं कर पाएंगे। सभी प्रकार के लोग आपके लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करेंगे, और एक बार जब आप नीचे की 3 रैंकिंग में आ जाएंगे तो पिल वैली के लोहे के नियम आपको बाहर कर देंगे और कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, झुओ तियानजियांग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई मुझे धमकाना चाहता है तो मुझे जवाबी हमला करना होगा, सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा। नहीं, आप जवाबी हमला नहीं कर रहे हैं। आपको बेलगाम और अहंकारी होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा कैसे करना है? आपकी वर्तमान शक्ति और वरिष्ठ बिशी के अंतिम प्रशिक्षु के रूप में आपकी स्थिति के साथ आपके पास अहंकारी होने के लिए पर्याप्त पूंजी है, झुओ तियानजियांग ने कहा। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं सिर्फ नाम का प्रशिक्षु हूं, सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास की कमी के साथ कहा। अब आप नाम मात्र के प्रशिक्षु नहीं हैं। आप उनकी मृत्यु से पहले उनके अंतिम प्रशिक्षु हैं।
वास्तव में आप ही वह प्रशिक्षु हैं जिसकी वरिष्ठ बिशी ने मरने से पहले सबसे अधिक परवाह की थी, समझे? ज़ुओ तियानजियांग ने गंभीरता से कहा। सिद्धार्थ कैसे नहीं समझ सकता था। अब जब डैन बिशी मर चुका था तो वे जो चाहे कह सकते थे। यह उसकी सबसे अच्छी ढाल थी। लॉन्ग सैन, याद रखना, सिर्फ उपयोगी लोग ही ज्यादा संसाधन पा सकते हैं और अभी हमारे पास जनशक्ति की कमी है। यह तुम्हारे लिए एक बढ़िया अवसर है। अगर तुम इसे पकड़ सको तो तुम तुरंत तरक्की करोगे। अगर तुम नहीं कर सको तो तुम सिर्फ एक दुखद जीवन जी पाओगे। इसके बारे में खुद सोचो। मेरे पास अभी भी काम है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम झाओ जियांग से पूछ सकते हो। यह कहने के बाद ज़ुओ तियानजियांग जल्दी से भाग गया, जैसे कि वह वास्तव में व्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि डैन बिशी की मौत उनके पक्ष के लिए एक बड़ा झटका थी। लॉन्ग सैन, यह वाकई एक दुर्लभ अवसर है। अब समय आ गया है कि आप अपना हुनर दिखाएं। हालांकि मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि पिल वैली आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। रूढ़िवादी गुट की शक्ति हमसे कहीं ज्यादा है। पिल वैली के भीतर अगर आपको बोलने का अधिकार चाहिए तो आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। दिव्य पिल हॉल के 3000 शिष्यों को भी पिल वैली के फैसलों पर वोट देने का अधिकार है। हालांकि यह वोट पूर्ण नहीं है और इसे पलटा जा सकता है, लेकिन इसमें शक्ति है। दिव्य गोली हॉल के शिष्य 3 गुटों में विभाजित हैं। सरल शब्दों में कहें तो वे रूढ़िवादी गुट, कट्टरपंथी गुट, साथ ही कुछ अवसरवादी हैं जो सिर्फ देखते रहते हैं। लेकिन भले ही वे सिर्फ अवसरवादी हों, उनके वोट महत्वपूर्ण हैं। दिव्य गोली हॉल में कई रूढ़िवादी गुट के शिष्य हैं और वे शक्तिशाली हैं। इन गुटों के कारण एक बार जब आप दिव्य गोली हॉल में प्रवेश करते हैं तो आप निश्चित रूप से दूसरों द्वारा धमकाए जाएंगे और कीमिया या साधना पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होंगे। आपकी उपलब्धियां वहीं समाप्त हो सकती हैं और एक बार जब आप बाहर हो जाते हैं तो आपके पास दूसरा मौका नहीं होगा। इसलिए रक्षक जुओ के शब्द बिल्कुल सही हैं। आपको न केवल जवाबी हमला करने की जरूरत है, बल्कि आपको बेलगाम भी होना चाहिए। अगर आप उन्हें आते ही नीचे गिरा देते हैं तो क्या आपको पता है कि अंत में आप उनसे उलझकर कितनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे? आपको अहंकारी होना चाहिए, आपको आक्रामक होना चाहिए, आपको 100 को चेतावनी देने के लिए 1 को मारना चाहिए। आपको ऐसा करना होगा कि कोई भी आपको भड़काने की हिम्मत न करे। अपनी शक्ति स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। अन्यथा चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, अपना सारा समय उन लोगों से निपटने में बिताने से आप जल्द या बाद में बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रोटेक्टर जुओ ने आपको अहंकारी बनने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी कहा है। दिव्य गोली हॉल के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करने के अलावा यह उन अवसरवादियों के लिए एक शो पेश करना है और देखना है कि क्या आप उनके कुछ वोट खींच सकते हैं। हालांकि वे आसानी से हमारे गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपका प्रभाव उन्हें वोट देते समय प्रभावित करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप समझते हैं, लॉन्ग सैन? झाओ जियांग ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। अगर सिद्धार्थ को अभी भी समझ नहीं आया तो वह एक बेवकूफ होगा। लेकिन उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं वास्तव में इसमें अच्छा नहीं हूं। आखिरकार मैं एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति हूं। तो क्या? तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को मुक्त करना सीखो। अपने दिल में जमा सारा आक्रोश बाहर निकाल दो। उदाहरण के लिए, जब दूसरे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम सीधे जाकर उन्हें थप्पड़ मार सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते तुम उन्हें मार न डालो। आह, तुम्हारा युद्ध कौशल कैसा है? झाओ जियांग ने पूछा। युद्ध कौशल? मैं लड़ने में भी अच्छा नहीं हूं, सिद्धार्थ ने निराश होकर कहा। क्या ऐसा है? कोई बात नहीं। कीमियागरों को लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए यह सामान्य बात है। मैं तुम्हें कुछ लड़ाई के कौशल सिखाऊंगा। याद रखो, पिल वैली में तुम अपनी पिल फ्लेम जादुई कलाओं का उपयोग करके नहीं लड़ सकते। यह पिल वैली के लिए एक निंदा है और कठोर दंड है, झाओ जियांग ने चेतावनी दी। ऐसा क्यों? क्योंकि पिल फ्लेम्स का उद्देश्य पिल को परिष्कृत करना है। पिल वैली में लड़ने के लिए पिल फ्लेम्स का उपयोग करना एक अपमान है। क्या आप नहीं देखते कि जब मैं लाइफ स्टार क्षेत्र में हूं तो मुझे आत्मा परिवर्तन शिष्यों के सामने विनम्र होना पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा कीमिया पथ अपने अंत तक पहुंच गया है और मेरे पास लड़ाकू फ्लेम साधक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक फ्लेम साधक और एक कीमियागर के बीच की स्थिति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है, झाओ जियांग ने आह भरी।
पिल वैली में अगर आपकी कीमिया कौशल में अब और सुधार नहीं हो सकता है तो पिल वैली आपको एक शक्तिशाली लड़ाकू ज्वाला साधक बनने का आदेश देगी। आप अब कीमिया कला की खेती नहीं करेंगे बल्कि सबसे मजबूत ज्वाला युद्ध कौशल की खेती करेंगे। ये फ्लेम कल्टीवेटर पिल वैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। उन्हें घर की सुरक्षा के लिए रखे गए गुंडों से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। आमतौर पर दोहरी मार्शल पिल साधना एक मृत अंत थी। सच्चे कीमियागर लड़ाई की तकनीकें नहीं सीखते और इसके बजाय पूरी तरह से कीमिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर वे अपना समय और ऊर्जा इन दो रास्तों के बीच बांटते हैं तो वे खो जाएंगे। उन्हें शक्तिशाली ताकत होना आनंददायक लग सकता है और उनकी ज्वाला प्रकृति के कारण वे युद्धप्रिय और विस्फोटक बन जाएंगे जो शांति से शोधन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होंगे। उन्होंने अपनी कीमिया पथ को तोड़ दिया होगा। यही कारण था कि ज्वाला साधक बनने के बाद झाओ जियांग की कीमियागिरी की कुशलता में भारी गिरावट आई थी। वह अपनी जरूरत की गोलियां भी परिष्कृत नहीं कर पा रहा था। तो यह वही था। सिद्धार्थ को अचानक समझ में आया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिल वैली के ये शिष्य उसे इतने कमजोर लगे। इसलिए वे सिर्फ गोलियां बनाना जानते थे और उन्हें नहीं पता था कि कैसे लड़ना है। लेकिन फिर जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे यह बात समझ में आई। पिल वैली में कोई लड़ाई या खतरा नहीं था। उन्हें सर्वोच्च अस्तित्व पाने के लिए बस शक्तिशाली कीमिया कौशल की आवश्यकता थी। यह अच्छी बात थी। क्या वह यहां खरगोशों के बीच शेर नहीं बन जाएगा? जो कोई भी उसके साथ अहंकारी होने लगे उसे सीधे थप्पड़ मारा जा सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं प्रोटेक्टर जुओ की मुझ पर की गई सच्ची उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने अपने दांत भींचे मानो वह अपना संकल्प कर रहा हो। बस याद रखें कि हमला करने के लिए अपनी पिल फ्लेम का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आपको कड़ी सजा दी जाएगी। मेरे पास यहाँ कुछ बुनियादी लड़ाई तकनीकें हैं। वे बहुत सरल हैं, इसलिए एक नजर डालें और उन्हें आजमाएं। मुझे खेद है, लेकिन मैं एक कीमियागर से एक फ्लेम कल्टीवेटर बन गया, इसलिए मुझे कोई भी नंगे हाथ से लड़ने की चाल नहीं आती। मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं सिखा सकता और तुम्हें इसे अपने आप ही समझना होगा। लेकिन तुम्हारी समझ के कौशल के साथ यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी भी मामले में बस याद रखो, तुम्हें बेशर्म होना चाहिए और तुम्हें क्रूर होना चाहिए। पिल वैली में अनगिनत चमत्कारी दवाइयां और गोलियां हैं, इसलिए सबसे गंभीर चोटें भी कुछ ही समय में ठीक हो सकती हैं, झाओ जियांग ने कहा। ठीक है, मैं सबको निराश नहीं करूंगा। जो भी मुझे परेशान करेगा उसके सारे दांत जमीन पर गिर जाएंगे। सिद्धार्थ ने उग्र भाव से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह घटनाक्रम वाकई आश्चर्यजनक था। संयोग से वह इसी क्षेत्र में माहिर था। अगले दिन सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सिद्धार्थ को एक शिष्य द्वारा पिल घाटी के पीछे की ओर लाया गया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि पिल वैली दरअसल पानी से घिरा एक द्वीप था और उसे दो भागों में विभाजित करने वाली एक लंबी नदी थी। उसे एक पुल पार करना था और अंततः उसके सामने एक पहाड़ी द्वार दिखाई दिया। इस पहाड़ी दरवाजे के ऊपर बैंगनी सुनहरे रंग में लिखे शब्द थे, दिव्य गोली हॉल। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, उनके अंदर खुशबू का एक झोंका आया और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें गूंज उठीं। उन्होंने जमीन पर बिखरे मंडप, पानी की धाराएं, पुराने पेड़, घनी लताएं देखीं, मानो यह कोई खूबसूरत बगीचा हो। जैसे ही वह अंदर गया, दो आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों ने उसे आगे जाने देने से पहले उसके बैज की जांच की। सिद्धार्थ ने शुरू में सोचा था कि दिव्य गोली हॉल एक विशाल कक्षा होगी जिसमें शिष्य लगन से अध्ययन करेंगे। उसने कल्पना की थी कि यह लगातार सख्त शिक्षकों और गोली भट्टियों का सामना करने वाली एक उबाऊ जिंदगी होगी। लेकिन उसके सामने जो दृश्य था वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। यह जगह एक अद्भुत दुनिया थी। यह बाहर की कीमिया की तेज गति से बहुत बड़ा बदलाव था। हरी घास कालीन की तरह थी और हवा शुद्ध और स्वच्छ थी, मानो वह किसी व्यक्ति के हृदय और आत्मा को शुद्ध कर सकती हो। जब वह पत्थर के रास्ते पर चल रहा था तो अचानक उसे खनकती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी खुशी से भरी हुई थी। कोने पर मुड़ते ही उसने देखा कि कई युवतियां बड़े पेड़ों पर लटके झूलों पर खुशी से बातें कर रही थीं। वे लड़कियां जवान दिख रही थीं और उनमें से हर एक अनोखी सुंदरता से भरी हुई थी। वे खुशी खुशी खेल रही थीं। सिद्धार्थ दूर खड़ा था। उन खुश युवतियों को देखकर उसे अचानक मेंग्क्यू, तांग वानेर, चू याओ, यू शियाओकियान और ये जिक्यू का ख्याल आया। अगर एक दिन वे इस कत्लेआम की दुनिया से निकलकर ऐसी ही कोई अद्भुत दुनिया पा सकें तो वह हर दिन ऐसे ही उनके साथ रहेगा। उनके ढेर सारे बच्चे होंगे और वह भगवान बनने के मौके के लिए भी ऐसे भविष्य का सौदा नहीं करेगा।
बिना यह महसूस किए सिद्धार्थ का ध्यान भटक गया और वह बस एक लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा रहा। जितना अधिक वह देखता उतना ही वह इस दुनिया से तंग आ जाता। ओह, वहां एक नया जूनियर भाई है और वह बहुत युवा और सुंदर दिखता है। अरे जूनियर भाई, क्या तुम आकर खेलना चाहते हो? युवतियों में से एक ने सिद्धार्थ को देखा। वह जरा भी शर्मीली या शर्मिंदा नहीं थी। उसने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। अन्य युवतियां उसे उत्सुकता से घूर रही थीं। हालांकि हर 2 महीने में 3 लोग इस जगह में प्रवेश करते थे, लेकिन वे लोग ज्यादातर जेड कोर विशेषज्ञ थे। सिद्धार्थ जैसा कोई व्यक्ति अपने फाउंडेशन फोर्जिंग साधना आधार के साथ दुर्लभ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में सुंदर था। सिद्धार्थ मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, धन्यवाद बड़ी बहनों, लेकिन मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। सिद्धार्थ को तो यह भी नहीं पता था कि उसे इस तरह मुस्कुराए हुए कितना समय हो गया था। उसकी यह मुस्कान उसे पड़ोस के किसी मासूम लड़के की तरह दिखा रही थी और यह बहुत गर्मजोशी भरी थी। वह समझ गया कि ये युवतियां मासूम और भोली हैं। उनके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए उसकी मुस्कान बहुत स्वाभाविक और सच्ची थी। अरे छोटे भाई, जरा रुको, मेरे पास तुम्हें एक सलाह है, उनमें से एक ने कहा। सलाह? कृपया मुझे बताओ। सिद्धार्थ चौंका। युवतियों ने झूलना बंद कर दिया और सिद्धार्थ की ओर चल पड़ी। उनमें से एक ने कहा, तुम कितने अच्छे लड़के हो, यह देखते हुए मैं तुम्हें यह बता दूंगी। एक बार जब तुम दिव्य गोली हॉल में पहुंच जाओगे तो किसी गुट में शामिल मत होना, बस तटस्थ रहना, अन्यथा यह परेशानी भरा होगा। सभी युवतियां इधर उधर देखने लगीं। उन्हें डर था कि कहीं अन्य लोग उनकी बातें सुन न लें। चेतावनी के लिए धन्यवाद, मैं समझ गया। सिद्धार्थ आभारी था। ये युवतियां स्पष्ट रूप से तटस्थ भी थीं, जिन्हें झाओ जियांग ने अवसरवादी कहा था, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी देने के लिए दोनों गुटों को नाराज करने का जोखिम उठाया था और इससे वह आभारी था। कम से कम साधना जगत में अभी भी कुछ अच्छे लोग थे। हालांकि वे कम थे, लेकिन चूंकि वे इतने कम थे इसलिए उन्हें संजोकर रखना था। लेकिन सिद्धार्थ को उन्हें निराश करना पड़ा। उसने बहुत पहले ही अपना गुट चुन लिया था। क्या तुम्हें पता नहीं कि बेवजह गपशप करना अच्छा नहीं है? ठीक इसी समय 3 लोग वहां आए। तीनों पुरुष थे। जिसने बात की थी वह उनका नेता था और वह एक बड़ा और तगड़ा आदमी था। सिद्धार्थ उन्हें देखकर तुरंत हंस पड़ा। दिव्य गोली हॉल के अंदर पुरुष शिष्यों ने सफेद वस्त्र पहने थे और महिला शिष्यों ने लाल वस्त्र पहने थे। लेकिन गुटों में शामिल लोगों के पास विशेष प्रतीक भी थे। रूढ़िवादी गुट के अनुयायियों के कॉलर पर एक छोटा सा ढाल का निशान था जो उनके पक्ष को व्यक्त करता था। जहां तक सिद्धार्थ के कॉलर की बात है तो उस पर एक छोटा सा भाला लगा होना चाहिए था, लेकिन वह अभी अभी ही शामिल हुआ था और उसे अभी तक अपने वस्त्र नहीं मिले थे। उन तीनों को देखकर वह समझ गया कि वे उसका अभिवादन करने तथा उसे अपनी ओर मिलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं। सभी युवतियां पीछे हट गईं। स्पष्टतः वे इन तीनों से थोड़ा डर गई थीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि दूसरों पर बकवास करना अच्छा नहीं है? तुमने कितनी गंदगी खाई है कि तुम्हारी सांस इतनी बदबूदार हो गई है? सिद्धार्थ के पास पहले से ही एक सहारा था और वह पूरी तरह से आश्वस्त था। उसे अब यह सब सहने की जरूरत नहीं थी। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उफ। वह व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। सिद्धार्थ को इसकी आदत नहीं थी। उसे लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारना ज्यादा मजेदार लगता था, लेकिन वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे डर था कि दूसरे उसे पहचान लेंगे। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की दिव्य कला बेजोड़ और अनोखी थी। दूसरों के लिए इसे पहचानना बहुत आसान होता। कमीने, एक साथ हमला करो। उस व्यक्ति ने दर्द से अपनी नाक बंद कर ली। भयंकर दहाड़ के साथ उन तीनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। सभी युवतियां चौंक कर चिल्लाने लगीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उन पर हमला करने की पहल करेगा। चीजें तुरंत ही भड़क गईं। सिद्धार्थ ने उन्हें उस पर हमला करते देख लगभग हंस दिया। ये लोग वास्तव में लड़ना नहीं जानते थे। अगर उनके पास बस इतना सा कौशल होता तो वे बहुत पहले ही बाहरी दुनिया में मारे गए होते। अन्य 2 की उपेक्षा करते हुए सिद्धार्थ ने उनके नेता के बाल पकड़ लिए और अपने घुटने से बार बार उनके सिर पर प्रहार किया। अपनी ताकत से वह एक ही लात से नेता का सिर फोड़ सकता था, लेकिन यह जताने के लिए कि उसे लड़ाई का अनुभव नहीं है, उसने खुद को रोक लिया।
बाकी दो ने उसके शरीर पर मुक्के बरसाए, लेकिन उसे खुजली तक नहीं हुई। सिद्धार्थ उन्हें अनदेखा कर सकता था। जहां तक उसके हाथ में मौजूद हथियार की बात है, तो सिद्धार्थ ने कितना भी रोका हो, वह सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। सिद्धार्थ ने फिर उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरे में से एक को पकड़कर उसने उसे अपने कंधे पर फेंक दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर जा लगा। उस व्यक्ति की गर्दन टूट गई और वह जमीन पर पड़ा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ। बचे हुए व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए और वह भागने लगा। लेकिन सिद्धार्थ ने उसका कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ते हुए बोला, मुझे इतनी बार मारने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? टकराना। सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ा जैसे वह मुर्गे को पकड़ रहा हो। उसके प्रतिद्वंद्वी के पैर जमीन को छू भी नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। बच्चा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? टकराना। तुम जवाब देने से इनकार कर रहे हो? तुम एक सख्त आदमी हो, है न? सिद्धार्थ का अगला मुक्का उसकी आंख पर लगा, जिससे उसकी आंख काली हो गई। टकराना। तो तुम में हिम्मत है? तुम मुझ पर आंखें घुमाने की हिम्मत कर सकते हो? ऐसी घृणित नजर देखकर सिद्धार्थ ने उसकी मदद की और उसे फिर से मुक्का मारा, जिससे उसकी दो आंखें काली हो गईं। टकराना। अरे, तुमने मुझ पर थूकने की हिम्मत की? सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। छोटा भाई, वह अपनी आंखें नहीं घुमा रहा है, वह बस बेहोश हो गया था, इसलिए उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई हैं। और वह तुम पर थूक नहीं रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। अगर तुम उसे पीटते रहोगे तो वह मर जाएगा। युवतियों में से एक यह सब देखती रह गई। आह, क्या ऐसा है? सिद्धार्थ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका शरीर कुछ बार हिला और फिर स्थिर हो गया। माफ करना, यह मेरी पहली लड़ाई थी और मुझे कोई अनुभव नहीं था। सिद्धार्थ ने अजीब तरीके से सिर खुजलाते हुए माफी मांगी। वर्तमान सिद्धार्थ एक बार फिर मासूम लड़के की शक्ल में लौट आया था। उसे पिछले सिद्धार्थ से जोड़ना वाकई मुश्किल था। बेशक जमीन पर पड़े तीन लोगों को देखते हुए यह थोड़ा आसान था। बड़ी बहनों, चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो बस आकर मुझसे मिल लेना। लॉन्ग सैन। सिद्धार्थ ने युवतियों को देखकर मुस्कुराया। जमीन पर पड़े तीनों शवों को देखे बिना ही वह चला गया। जब वह गायब हो गया तो युवतियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। यह अप्रत्याशित था कि कमजोर दिखने वाला लड़का इतना शक्तिशाली था। फिर तीनों लाशों को देखकर वे झूलने के मूड में नहीं रहे। उन तीनों को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई, वे भी भाग गए। सिद्धार्थ छोटे रास्ते पर आगे बढ़ा। यह घुमावदार रास्ता कई पहाड़ों से होकर गुजरता हुआ उसे कई खूबसूरत नजारे दिखा रहा था। उसने लोगों को झपकी लेते देखा, उसने लोगों को शतरंज खेलते देखा और उसने युवतियों को जिथर खेलते भी देखा। यहाँ सभी लोग बहुत इत्मीनान से लग रहे थे। वह देख सकता था कि ये लोग खुद को आराम देने के लिए बाहरी ताकत का सहारा ले रहे थे। वे अपने शरीर से जितना संभव हो सके उतना तनाव दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लोगों ने सिद्धार्थ को भी रास्ते पर चलते देखा। उन्होंने उसकी तरफ हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और सिद्धार्थ ने भी सिर हिलाकर अभिवादन किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे ठंडी निगाहों से देखते थे और फिर वही करते रहते थे जो वे कर रहे थे। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसके प्रति स्पष्ट शत्रुता रखते थे। सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि ये लोग शायद रैंकिंग में सबसे नीचे होंगे। उसका आना उनके लिए खतरा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कम लोग दिखाई देने लगे। उसने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके कॉलर पर भाले थे, जो उसे अपनी तरफ से पहचान रहे थे। लेकिन उन्होंने उसे देखकर कोई भावना व्यक्त नहीं की। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। जिन लोगों के कॉलर पर ढाले थीं, वे भी उसे उदासीनता से देख रहे थे। उन्होंने कोई हरकत नहीं की जो उसे अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे तीनों संयोगवश मुझसे नहीं मिले? उन्हें फंसाया गया था। तो जुओ तियानजियांग ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की कि मैं कट्टरपंथी गुट का हिस्सा था, लेकिन क्यों? उन्होंने मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया? क्या वे कुछ भी तय करने से पहले मुझे लंबे समय तक देखने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर यह सब उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता था? अगर वह काफी मजबूत था तो वे उसे कट्टरपंथी गुट में शामिल होने देंगे, लेकिन अगर वह नहीं था तो वे उसे अवसरवादियों के बीच फेंक देंगे। जैसे ही सिद्धार्थ जुओ तियानजियांग के लक्ष्य के बारे में सोच रहा था और अपना सिर नीचे करके चल रहा था, उसने देखा कि एक जोड़ी आंखें उसे आश्चर्य से घूर रही थीं। ओह, बहुत समय हो गया। क्या तुम अभी भी ठीक हो? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उस दुबली पतली और खूबसूरत महिला का अभिवादन किया।
वह आकृति वास्तव में पूर्वी बंजर भूमि की रसायन विद्या की प्रतिभा डुआन तियानकियाओ थी। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए कई साल हो गए थे। डुआन तियानकियाओ की शक्ल सूरत में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी आंखों में बदलाव आ गया था। पिल वैली में उसका जीवन बहुत आसान नहीं था। लॉन्ग सैन, तुम आखिरकार आ ही गई। डुआन तियानकियाओ मंडप में बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी हड्डी की किताब थी और वह उसका अध्ययन कर रही थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया की किताबें आमतौर पर कागज या जानवरों की खाल पर लिखी जाती थीं। संप्रदायों के भीतर ज्यादातर प्राचीन अभिलेख आध्यात्मिक जेड प्लेटों पर दर्ज किए जाते थे। एक कारण यह था कि उनका इस्तेमाल करना आसान था और दूसरा कारण यह था कि वे लंबे समय तक चलते थे। लेकिन उनमें एक कमी भी थी, वह यह कि उनमें उच्च स्तर के रूनों को दर्ज नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि संप्रदाय उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों की हड्डियों का उपयोग हड्डियों की किताबें बनाने के लिए करते थे। ये अस्थि पुस्तकें स्पष्ट रूप से रूनों को रिकॉर्ड कर सकती थीं। इसके अलावा उनमें रूनों को तराशने वाले विशेषज्ञ के आध्यात्मिक चिन्ह भी होते थे, जिससे दूसरों के लिए उन्हें समझना आसान हो जाता था। डुआन तियानकियाओ अपने आप में एक खूबसूरत महिला थी। उसके चेहरे के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे, बादामी रंग की आंखें और चेरी जैसे होंठ। उसके छोटे से फिगर के साथ साथ वह वाकई बहुत प्यारी थी। अब सिद्धार्थ की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। थोड़ा सा सरकते हुए उसने कहा, कृपया बैठिए। तो फिर मैं शिष्टाचार पर खड़ा नहीं रहूंगा। सिद्धार्थ उसके पास बैठा था। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक पाया, अतीत की घटनाओं के बारे में सोचना वास्तव में एक व्यक्ति को भावुक बना देता है। यह सच है। मुझे याद है कि पूर्वी बंजर भूमि में हम दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे। उस समय तुम बहुत डरी हुई थीं। डुआन तियानकियाओ ने भी पूर्वी बंजर भूमि में हुई कई बातों के बारे में सोचा। वह मुस्कुराई। उस समय हुओ वुफांग के खिलाफ सिद्धार्थ, चाई ली हुओ और फेंगचांग थे। उनके बीच लड़ाई बहुत भयंकर थी। प्रतियोगिता के बाद डुआन तियानकियाओ टॉवर पूर्वज के साथ पूर्वी बंजर भूमि छोड़कर चली गई थी। उसे नहीं पता था कि बाद में क्या हुआ था। क्या तुम ही नहीं हो जो पिल वैली में अच्छा कर रही हो? भविष्य में मुझे अपनी देखभाल के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षु भन तियानकियाओ की आवश्यकता होगी। सिद्धार्थ मुस्कुराया। आखिरकार डुआन तियानकियाओ उससे 3 साल पहले यहाँ आया था। उसे दिव्य गोली हॉल के बारे में उससे ज्यादा जानना था। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकती कि मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ, नहीं मैं यह स्वीकार करने की हिम्मत कर सकती हूँ कि आप मुझे वरिष्ठ प्रशिक्षु भन कहें। सिर्फ खुद की रक्षा करना ही काफी मुश्किल है। मासिक रैंकिंग में मैं हमेशा निचले 30 में रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कब बाहर कर दिया जाएगा। डुआन तियानकियाओ ने अपना सिर हिलाया। दिव्य गोली हॉल में प्रवेश कर पाना ही काफी है, सिद्धार्थ ने सांत्वना दी। ऐसा लग रहा था कि डुआन तियानकियाओ का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। दिव्य गोली हॉल की रैंकिंग में सबसे नीचे होने का मतलब था कि उसे हर समय निष्कासित किए जाने की चिंता सताती रहती थी। लॉन्ग सैन, तुम अभी अभी दिव्य गोली हॉल में शामिल हुए हो और तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने के लिए 2 महीने हैं। तुम्हें इस समय का लाभ उठाकर दिव्य गोली मंडप में प्रवेश करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। वहां अनगिनत प्राचीन ग्रंथ हैं जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। साथ ही गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा में शामिल न हो, नहीं तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। तुम साधना पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। अगर कोई नया व्यक्ति गुट में शामिल होता है तो वह बिल्कुल भी पैर नहीं जमा पाएगा। डुआन तियानकियाओ ने चेतावनी दी। नए लोग पैर जमाने में असमर्थ होंगे। सिद्धार्थ को तुरंत समझ आ गया कि जुओ तियानजियान ने शुरू से ही यह क्यों नहीं बताया कि सिद्धार्थ किस पक्ष में है। यह सिद्धार्थ को अपना पैर जमाने का मौका देने के लिए था। सच तो यह है कि सिद्धार्थ का अनुमान सिर्फ आधा ही सही था। जुओ तियानजियान चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी दिव्य गोली हॉल में अपना पैर जमा ले। दिव्य गोली हॉल में उसका अपना एक अलग ही दर्जा था। लेकिन एक नवागंतुक के रूप में अगर वह शुरू से ही यह बता देता कि वह किस पक्ष में है तो दूसरा पक्ष तुरंत उसे दबाने की कोशिश करेगा। यह उसे निशाना बना देगा। यही कारण था कि जुओ तियानजियान ने सिद्धार्थ को अकेले ही आगे बढ़ने देने का फैसला किया था। वैसे भी वह डैन बिशी के अंतिम प्रशिक्षु के रूप में अपनी स्थिति बना चुका था। उसे डरपोक होने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वह बस चुपचाप उसे देख रहा था। किसी भी मामले में सिद्धार्थ की प्रतिभा के साथ जुओ तियानजियान को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे 2 महीने में दिव्य गोली हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। कट्टरपंथी गुट को उम्मीद थी कि सिद्धार्थ दबाव में विस्फोटक रूप से विकसित होगा। आखिरकार उन्हें एक बेकार कायर की जरूरत नहीं थी।
ठीक है, मैं समझ गया, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। डुआन तियानकियाओ ने आगे कहा, दोनों गुट आपको अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए नरम और कठोर दोनों तरह की रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप किसी भी पक्ष में शामिल होने से इनकार करते हैं और तटस्थ रहते हैं, तब तक वे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। यह सब इतना बचकाना क्यों लगा? लेकिन फिर उसने सोचा, इन शिष्यों ने कीमिया के अलावा किसी और चीज का सामना नहीं किया था। उनकी बुद्धि वाकई बच्चों जैसी थी। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि रैंकिंग कैसे जांची जाती है? डुआन तियानकियाओ ने पूछा। ओह, मुझे सचमुच नहीं पता। डुआन तियानकियाओ ने सिद्धार्थ का बैज मांगा और उसकी पीठ के उभरे हुए हिस्से को दबाया। बैज का पिछला हिस्सा पलट गया और अंदर से एक छोटा सा दर्पण जैसा क्रिस्टल दिखाई दिया। उस पर कुछ डिजाइन बने हुए थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया। रैंक 2306। दिव्य गोली हॉल में शामिल होने के बाद ही आपकी रैंकिंग इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? डुआन तियानकियाओ अविश्वास से भर गया। यह जानना जरूरी था कि जो शिष्य अभी अभी शामिल हुए हैं उनकी रैंकिंग कम है। लेकिन नए लोगों के लिए विशेष उपचार के तौर पर, जब तक वे बहुत कमजोर नहीं हैं, वे पहले अंतिम 3 स्थानों पर नहीं दिखाई देंगे। यह नए लोगों के लिए दिव्य गोली हॉल में शामिल होने से लाभ उठाने का एक मौका था। लेकिन आमतौर पर उनकी रैंकिंग अभी भी निचले 10 में होती। यही कारण था कि सिद्धार्थ की रैंक ने डुआन तियानकियाओ को चौंका दिया। सिद्धार्थ ने पूछा, रैंकिंग कैसे तय की जाती है? उसे अपनी रैंकिंग की परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में वह जानता था कि वह सबसे नीचे नहीं होगा। रैंकिंग का निर्धारण प्रॉक्टर द्वारा शिष्यों के व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। यह बहुत सटीक है। लॉन्ग सैन, ऐसा लगता है कि आपकी संभावनाएं निश्चित रूप से असीमित होंगी। मेरा ख्याल रखना, याद रखना। डुआन तियानकियाओ मुस्कुराया। लेकिन बेशक, एक ही क्षेत्र के लोगों के रूप में हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। पिल वैली में ली कांग और डुआन तियानकियाओ को देखकर उसे वाकई पुराने दोस्तों से मिलने जैसा महसूस हुआ। हालांकि अगर आप तटस्थ गुट में शामिल हो रहे हैं तो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के पास भागकर मत जाइए। यह दूसरों से नाराजगी पैदा करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिव्य गोली हॉल के बारे में सब कुछ गुप्त माना जाता है। शामिल होने वाले नए आंतरिक शिष्यों को जीवित रहने के लिए अपने तरीके के बारे में सोचना होगा। यदि आप यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे उजागर करते हैं तो दोनों गुट नाराज हो जाएंगे। उसके बाद चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप दिव्य गोली हॉल में जीवित नहीं रह पाएंगे। डुआन तियानकियाओ ने कहा। सिद्धार्थ को अब सब समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ली कांग ने कहा था कि डुआन तियानकियाओ ने दिव्य गोली हॉल में शामिल होने के बाद उससे बात नहीं की थी। तो यह एक अलिखित नियम था। उन्होंने माना कि यह बात सही है। अगर दिव्य गोली हॉल में शामिल होने वाले सभी लोग तटस्थ गुट में शामिल हो गए तो रूढ़िवादी और कट्टरपंथी गुटों को नए सदस्य नहीं मिल पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन युवतियों ने उन 3 लोगों को नाराज कर दिया था कि वह किसी गुट में शामिल न हो, इसलिए उनकी बातें वर्जित थीं। अब वह उनके प्रति और भी अधिक आभारी महसूस करता था। इस युग में हर कोई केवल अपने ही दरवाजे पर बर्फ से सफाई करता था। दूसरों की छतों पर बर्फ जमी हो, इसकी परवाह किसे थी? दयालु लोगों की संख्या वाकई बहुत कम थी। हालांकि सिद्धार्थ और डुआन तियानकियाओ पुराने परिचित माने जा सकते थे, लेकिन उसे इतना कुछ बताना शायद खतरनाक भी था, क्योंकि इससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती थी। उसे यह एहसान याद रखना था। लॉन्ग सैन, शांत रहने की कोशिश करो। जल्दी से दिव्य गोली मंडप की ओर चलो। यहीं पर पिल वैली की सभी कीमिया पुस्तकें इकट्ठी हैं। बेहतर होगा कि तुम अंदर जाओ और अगली परीक्षा तक बाहर न आओ। इस समय का सदुपयोग करो। डुआन तियानकियाओ ने कहा। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। अचानक दिव्य गोली हॉल के 10 से अधिक शिष्यों ने उन दोनों को घेर लिया। लॉन्ग सैन, तुम सच में बेशर्म हो। तुमने हमारे लोगों को पीटने की हिम्मत की। इन लोगों ने वही कपड़े पहने हुए थे जो सिद्धार्थ ने 3 लोगों को पीटा था। इन लोगों को देखकर डुआन तियानकियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। वह उनसे स्पष्ट रूप से डर रही थी। छोटी फूहड़, तुम तो लॉन्ग सैन के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश भी कर रही हो। लगता है तुम दिव्य गोली हॉल में रहना नहीं चाहती। पाव। एक शिष्य डुआन तियानकियाओ को कोस रहा था, तभी सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उसका आधा चेहरा धंस गया और वह दूर जा गिरा, बेहोश होकर बिना आवाज किए। सिद्धार्थ समेत सभी लोग उछल पड़े। उसका थप्पड़ अब एक तरह की सहज प्रवृत्ति बन गया था।
अगर वह जल्दी से अपनी 90% शक्ति वापस नहीं खींच पाता तो वह व्यक्ति मर जाता। मुख्य बात यह थी कि सिद्धार्थ वहां खड़ा नहीं रह सका, जबकि उसके सामने कोई एक कमजोर महिला की ओर इशारा करके उसे गालियां दे रहा था। उसने लगभग खुद के लिए एक आपदा का कारण बना लिया था। तुम सब भाग जाओ। अगर तुम में से किसी ने फिर से उसे निशाना बनाया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सिद्धार्थ अब सचमुच बहुत क्रोधित हो गया था। अगर वे उसे निशाना बनाते तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके साथ के लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य था। उसकी उग्र दहाड़ सुनकर आसपास के कई लोग वहां आ गए। बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम अब दिव्य गोली हॉल में नहीं रहना चाहते, मुख्य शिष्य ने दहाड़ते हुए कहा। तेरी मां को छोड़ू, सिद्धार्थ ने अचानक हमला कर दिया। उस व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और उसके हाथों को चकमा देते हुए सिद्धार्थ की पसलियों पर लात मारी। वह वास्तव में नजदीकी सीमा से लड़ने में माहिर था। यह हमला बहुत ही तीखा और अभ्यासपूर्ण था। उसके साथ आए सभी शिष्य खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी जय जयकार बीच में ही टूट गई, जैसे किसी चाकू ने उसे काट दिया हो। सिद्धार्थ ने आसानी से उस व्यक्ति का पैर पकड़ लिया था। भाड़ में जाओ, सिद्धार्थ ने उसे रेत की थैली की तरह फेंका और बाहर फेंकने से पहले आधा चक्कर लगाया। शिष्य चौंक गए और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इतनी जोर से फेंका था कि शिष्य नीचे गिर गए और खून की उल्टी करने लगे। कमाल है भाई, तुम तो बहुत हुनरमंद हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? ठीक इसी समय लोगों का एक समूह वहां आया। उनके कॉलर पर एक छोटा सा भाला कढ़ाई किया हुआ था। मैं लॉन्ग सैन हूं, सिद्धार्थ ने इन लोगों की ओर अपनी मुट्ठियां उठाईं। वे उसके लोग थे। लॉन्ग सैन, सीनियर बिशी का अंतिम प्रशिक्षु। यह सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ। हाँ, और भाई आप? हाँ हाँ, यह जूनियर झांग युताओ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे मिलूंगा भाई लॉन्ग। चलो स्वागत भोज के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, झांग युताओ मुस्कुराया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जब उसने डुआन तियान कियाओ को अलविदा कहा तो उसने उसे चिंतित देखा। वह जानता था कि झांग युताओ के गुट में शामिल होकर वह जीवन भर की परेशानियों में शामिल हो जाएगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे चिंता न करने को कहा। वह बहुत पहले ही इस गुट में शामिल हो चुका था और वह झांग युताओं के समूह के साथ चला गया था। जहां तक उन शिष्यों का सवाल है जिन्हें सिद्धार्थ ने पीटा था, उन्होंने उसे द्वेष के साथ जाते हुए देखा। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां बादल धीरे धीरे उड़ रहे थे, एक शानदार महल की इमारत थी। यह सच्चा दिव्य गोली हॉल था। दिव्य गोली हॉल शिष्यों के लिए कीमिया का अभ्यास करने के लिए एक विशेष स्थान था। बड़े महल की इमारत के पीछे एक प्राचीन मंडप था। यह दिव्य गोली मंडप था, जो गोली घाटी में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। यह विभिन्न कीमिया, गुप्त कलाओं और शास्त्रों से भरा हुआ था। सिद्धार्थ के हाथ में एक हड्डी की किताब थी। वह उसे बड़े उत्साह से पढ़ रहा था, क्योंकि वह एक गुप्त कला थी जिसे विस्फोटक ज्वाला कला कहा जाता था। इस तरह की गुप्त कला ने ज्वाला ऊर्जा को युद्ध कौशल में संघनित कर दिया। इसमें बहुत शक्ति थी। सिद्धार्थ तुरंत ही इसकी ओर आकर्षित हो गया था। इसमें वर्णित कला में ज्वालाओं के परिवर्तन के गहन सिद्धांत समाहित थे, जिससे इसे समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसकी शक्ति निश्चित रूप से भयानक थी। अगर वह स्टार फॉल का इस्तेमाल इसके साथ करता तो स्टार फॉल की विनाशकारी शक्ति बहुत बढ़ जाती। सिद्धार्थ इस मौके को कैसे जाने दे सकता था? दिव्य गोली हॉल में शामिल होने के बाद से यह उसका तीसरा दिन था। जब तक झांग युताओ सिद्धार्थ को पहाड़ पर ले गया, तब तक वह सामान्य स्थिति को पहले ही समझा चुका था। उसने यह भी कहा कि यह उसके लिए जुओ तियानजियांग की परीक्षाओं में से एक थी। सच तो यह है कि जिस क्षण से सिद्धार्थ द्वार से अंदर आया था, जब तक उसने विरोधी पक्ष से लड़ाई की थी, तब से लेकर अब तक झांग युताओ और अन्य लोग हमेशा उस पर नजर रखे हुए थे। जुओ तियानजियांग ने झांग युताओ से कहा था कि अगर सिद्धार्थ इसी तरह कायरतापूर्ण व्यवहार करता रहा तो उसे लगातार धमकाया जाता रहेगा। उसे उनके गुट में तभी शामिल किया जाएगा जब वह अंततः तंग आकर वापस हमला करेगा। इसके अलावा झांग युताओ ने सिद्धार्थ को इसी तरह का मूड बनाए रखने के लिए कहा। अभी दो गुटों के बीच संघर्ष में चेहरे के लिए जगह नहीं बची है। वर्तमान में दिव्य गोली हॉल में दिव्य भाला गठबंधन और दिव्य ढाल गठबंधन था। वे क्रमशः कट्टरपंथी गुट और रूढ़िवादी गुट का प्रतिनिधित्व करते थे। यदि अन्य लोग यह नाम सुनते तो वे सोचते कि रूढ़िवादी गुट बहुत विनम्र और कम महत्वपूर्ण था, लेकिन सच्चाई यह थी कि अपनी शक्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए दिव्य शील्ड गठबंधन के सभी अनुयायी बहुत अभिमानी थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल अहंकारी होकर और अपनी शक्ति दिखाकर ही वे अधिक लोगों को डरा सकते थे तथा अधिक अधिकार प्राप्त कर सकते थे। इसकी तुलना में दिव्य भाला गठबंधन कमजोर था। दिव्य ढाल गठबंधन के दमन के तहत उन्हें लड़ाई जारी रखना बहुत कठिन लगा। दिव्य गोली हॉल के शिष्यों पर उनका प्रभाव समग्र रूप से कम होता जा रहा था। यही कारण था कि दिव्य भाला गठबंधन को न केवल महान कीमिया कला वाले लोगों की आवश्यकता थी, बल्कि ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता थी जो पर्याप्त प्रभाव डाल सके। यही कारण था कि अगर सिद्धार्थ कायरतापूर्ण व्यवहार करता रहा तो वह दिव्य भाला गठबंधन के लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा। उन्हें एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता थी जो लड़ने का साहस रखता हो। बेशक शर्त यह थी कि इस शिष्य की कीमियागिरी कौशल बरकरार रहे। यही कारण था कि सिद्धार्थ को कुछ बातें बताने के बाद झांग युताओं ने सिद्धार्थ को अध्ययन के लिए दिव्य गोली मंडप में भेजा था। सिद्धार्थ को यहाँ कीमिया कला में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे यहाँ जादुई कला और युद्ध कौशल की जरूरत थी। साधारण शिष्यों के लिए उनके कार्य उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बिल्कुल विपरीत थे। दिव्य गोली हॉल के शिष्य कीमियागर थे जो कीमिया के बारे में परवाह करते थे। लड़ाई की तकनीकों में प्रशिक्षण देना उचित नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ इतना आलसी था कि उसे लोगों की अजीब निगाहों से कोई मतलब नहीं था। उसे ज्वाला जादुई कलाओं के अपने संग्रह को बढ़ाने का कोई तरीका खोजने की जरूरत थी, क्योंकि उसकी पिल सॉवरेन यादों में सिर्फ कीमिया का ज्ञान था, लेकिन ज्वाला से लड़ने की तकनीकों के बारे में कुछ नहीं। लॉन्ग सैन, चलो, मैं तुम्हें अपनी अर्थ फ्लेम को बदलने के लिए ले आता हूं। सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है और कोई पहले से ही हमारे लिए लाइन पकड़ रहा है। झांग युताओं ने आकर सिद्धार्थ की पढ़ाई में बाधा डाली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धार्थ ने कहा था कि उसे एक बेहतर अर्थ फ्लेम की जरूरत है। पिछले परीक्षण में वह केवल 3 रिंगों को परिष्कृत करने में सफल हो पाया था। इसका एक मुख्य कारण उसकी पिल फ्लेम थी। वह यहाँ हुओ लोंग की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था और उसे जो पृथ्वी ज्वाला दी गई थी वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। यही कारण था कि उसने झांग युताओं से एक मजबूत पृथ्वी ज्वाला मांगी थी। अब जबकि वह दिव्य भाला गठबंधन की मदद कर रहा था, अगर वह अपने लिए कुछ लाभ नहीं जुटा पाता तो वह सिद्धार्थ नहीं बन पाता। इसके अलावा दिव्य भाला गठबंधन का अपना समर्थन था, इसलिए यह उनके लिए एक आसान काम था। लेकिन एक नई अर्थ फ्लेम प्राप्त करने के लिए पिल वैली में एक निश्चित संख्या में मेरिट पॉइंट जमा करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ये मेरिट पॉइंट उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करके प्राप्त किए जाते थे, लेकिन सिद्धार्थ को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कोई और उसके लिए पैसे दे देगा। जब कोई पहले से ही उसके लिए लाइन में खड़ा था तो वह सीधे जाकर अर्थ फ्लेम चुन सकता था। लॉन्ग सैन प्रोटेक्टर जुओ ने कहा है कि आप रैंक 30 से नीचे की अर्थ फ्लेम चुन सकते हैं। अगर आपको उच्च स्तर की अर्थ फ्लेम चाहिए तो यह आपके भविष्य के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, झांग युताओं ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। 30 से नीचे की रैंक वाली किसी भी अर्थ फ्लेम को चुन पाना एक बहुत बड़ी विशेष सुविधा थी। यहां तक कि झांग युताओं की अर्थ फ्लेम भी केवल 37वें स्थान पर थी। यह उसके इतने सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह अभी अभी आया था और उसे इससे बेहतर कुछ मिल सकता था। सिद्धार्थ, आपको 32वें स्थान पर स्थित बेरसर्क ब्लड फ्लेम को चुनना चाहिए। मैंने सुना है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है। यदि आप बेरसर्क ब्लड फ्लेम की बेरसर्क प्रकृति को दबा सकते हैं तो इसकी शक्ति संभवतः 31वें स्थान पर स्थित हार्ट इंसिनेटिंग डेविल फ्लेम से भी अधिक होगी, झांग युताओं ने सलाह दी। यह वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। अगर बरसर्क ब्लड फ्लेम इतना हिंसक नहीं होता तो शायद इसे 30वें स्थान पर रखा जाता। क्योंकि यह बहुत हिंसक था, इसलिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। इसकी शक्ति निश्चित रूप से 31वें स्थान पर आने वाली हार्ट इंसिनेटिंग डेविल फ्लेम से अधिक थी, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैं भाई युताओं की बात सुनूंगा। मुझे भरोसा है कि भाई युताओं निश्चित रूप से मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनेंगे। सिद्धार्थ को भी पता था कि बरसर्क ब्लड फ्लेम उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था, इसलिए उसने सीधे झांग युताओं को एक एहसान दिया। झांग युताओं बहुत खुश था। सच में झांग युताओं का एक लक्ष्य सिद्धार्थ की चापलूसी करना था। आखिरकार वह डैन बिशी का अंतिम शिष्य था। हालांकि डैन बिशी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या ग्रैंड एल्डर का अंतिम शिष्य संभवतः एक साधारण व्यक्ति हो सकता है? यह असंभव था। झांग युताओं की प्रतिभा विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। बेशक वह दिव्य गोली हॉल में प्रवेश करने में सफल रहा था, लेकिन इसका कारण उसकी दूसरों और स्थिति को पढ़ने की क्षमता थी।
इसलिए वह पहले से ही बता सकता था कि सिद्धार्थ में असीम क्षमता है। अब सिद्धार्थ के साथ अच्छा व्यवहार करने से निश्चित रूप से कई फायदे होंगे। झान युताओं ने बहुत सफाई से सब कुछ संभाला। यहां तक कि सिद्धार्थ के लिए एक निजी कमरा भी तैयार किया गया था। जब सिद्धार्थ को बरसर्क ब्लड फ्लेम मिला तो वह उसे परिष्कृत करने के लिए सीधे एकांत में चला गया। सिद्धार्थ ने अपना ज्वाला बीज निकाला। वो लॉन्ग ने इसे एक ही बार में निगल लिया। हालांकि यह 32वें स्थान पर था और आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी ज्वाला केवल 36वें स्थान पर थी। यह केवल एक ज्वाला बीज था, इसलिए इसे दबाना आसान था। वो लॉन्ग ने परिवर्तन से गुजरने के लिए सिद्धार्थ की ऊर्जा को निकालना शुरू कर दिया। ज्वाला बीज की शक्ति बहुत कमजोर थी और वो लोगों को पूरी तरह से रूपांतरित करने में असमर्थ थी। उसे सिद्धार्थ की ऊर्जा की आवश्यकता थी। जहां तक सिद्धार्थ के आध्यात्मिक युवान की बात है, वह इसे कीमिया के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने हो लॉन्ग को जितना चाहे उतना अवशोषित करने की अनुमति दी। 3 दिन बाद सिद्धार्थ के पीछे एक रक्तरंग का ज्वाला ड्रैगन प्रकट हुआ, जो एक उन्मत्त आभा छोड़ रहा था। ओ लोग, तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा। अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का कोई तरीका सोचो, नहीं तो गोलियां परिष्कृत करना मजेदार नहीं होगा। वो लोग की यह नई बेरसर्क आभा बहुत मजबूत थी, एक जंगली ड्रैगन की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलना चाहता था। वो लोगों को अब इस पूरे कमरे को नष्ट करने की इच्छा थी। इसका मतलब था कि यह बेरसर्क ब्लड फ्लेम से बहुत प्रभावित था और यह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन वो लोग ने एक धीमी गर्जना की और उसकी रक्तरंग की लपटें गायब हो गईं, उनकी जगह बैंगनी लपटें आ गईं। यह आत्मा भक्षण करने वाली बैंगनी ज्वाला थी। तुम उनके बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकते हो। सिद्धार्थ हैरान और खुश था। ओ लॉन्ग ने उसे बताया कि यह अपनी यादों के अनुसार बार बार विभिन्न लपटों के बीच स्विच कर सकता है। इसका मतलब था कि सिद्धार्थ अपनी इच्छानुसार किसी भी लॉ का उपयोग कर सकता था। हे अच्छा, फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम पिल वैली की हर एक लॉ खा सको। सिद्धार्थ ने खुशी से हुओ लॉन्ग के सिर को सहलाया। यदि उसने हुओ लॉन्ग को इतनी सारी पृथ्वी ज्वालाओं को निगलने की अनुमति दी तो सिद्धार्थ कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। 3 दिन बाद सिद्धार्थ बाहर आया। झांग युताओ और अन्य लोग लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे। लॉन्ग सैन, तुम अभी अभी दिव्य गोली हॉल में शामिल हुए हो और एक नई पृथ्वी ज्वाला को परिष्कृत किया है। आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह पर ले चलूंगा ताकि तुम आराम कर सको। झांग युताओं ने एक ऐसी मुस्कान मुस्कुराई जो केवल पुरुष ही मुस्कुरा सकते हैं। सिद्धार्थ को तुरंत कुछ याद आया और वह मना करने ही वाला था कि झांग युताओं ने उसे खींच लिया। आओ, एक आदमी के रूप में तुम किस बात से इतना डरते हो? अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम बड़ी चुनौतियों के लिए कैसे तैयार हो पाओगे? कैसा है? क्या यह आरामदायक नहीं है? झांग युताओं ने शरारती मुस्कान के साथ सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ एक बाल्टी में बैठा था। भाप हवा में भर गई थी, जिससे औषधीय खुशबू आ रही थी। औषधीय ऊर्जा उसके रोमछिद्रों के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, जिससे उसे पूरी तरह आराम मिल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पीछे 2 युवतियां थीं जो धीरे धीरे उसकी पीठ की मालिश कर रही थीं और उस पर औषधीय अमृत मल रही थीं। दोनों युवतियां अपने आध्यात्मिक युवान से उसकी मालिश कर रही थीं। सिद्धार्थ को पहली बार ऐसा उपचार मिल रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और आहें भरने लगा। शहर के लोगों को वाकई कुछ अद्भुत चीजों का आनंद मिलता है। कमाल है। इस औषधीय स्नान के माध्यम से सिद्धार्थ को लगा कि उसका तनाव पूरी तरह से गायब हो गया है। सच तो यह है कि अब जब वह पिल वैली में था तो उसकी नसें लगातार तनावग्रस्त थीं, क्योंकि उसे अपनी स्थिति को उजागर न करने के लिए सतर्क रहना था। दबाव बहुत ज्यादा था। लॉन्ग सैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर इतना मजबूत होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने मजबूत हो और वे लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। झांग युताओं ने ईर्ष्या से सिद्धार्थ की बाहों को देखा। कीमियाग्रों का शारीरिक शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। सिद्धार्थ जैसा शरीर वाला कोई व्यक्ति होना बहुत दुर्लभ था। यहां तक कि उसकी मालिश करने वाली युवतियां भी थोड़ी लाल थीं। सिद्धार्थ का शरीर उनके हाथों के नीचे अच्छा लग रहा था। मुझे यह शरीर पाने के लिए 3 साल तक समुद्री राक्षसों से लड़ना पड़ा। अगर मैं उन्हें नहीं खाता तो वे मुझे खा जाते। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद करके कहा। हे, यह आपके लिए कठिन रहा है। औषधीय स्नान के बाद सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र वापस पहन लिए। वह पूरी तरह तरोताजा हो गया था। आओ, देर हो रही है।
चलो खाना खाते हैं, बाद में और भी बढ़िया कार्यक्रम होगा, झांग युताओ ने हंसते हुए सिद्धार्थ को ले जाते हुए कहा। रक्षक जुओ को सूचित करते हुए जुआंटियन दाओ संप्रदाय की ओर से एक गुप्त पत्र आया है। एक निजी कमरे में एक बुजुर्ग ने झुककर जुओ तियानजियांग को एक लिफाफा दिया। जुओ तियानजियांग ने इसे खोला और इसे पढ़ा। उसके बाद उसने बुजुर्ग को विदा किया और एक गहरे कमरे में वापस चला गया। इस कमरे में वास्तव में एक छोटा सा परिवहन गठन था। उसने उसे चालू किया और एक आलीशान हॉल में पहुंचा, जिसमें 4 बुजुर्ग आंखें बंद किए बैठे थे। शिष्य तियानजियांग ने महान बुजुर्गों को नमस्कार किया। जुओ तियानजियांग ने तुरंत चारों बुजुर्गों को प्रणाम किया। तियानजियांग, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। पूर्वी जुआन क्षेत्र में क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग ने विनम्रता से पूछा। ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करते हुए पूर्वी जुआन क्षेत्र में शांति लौट आई है। शिष्य ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है और अशांति शांत हो गई है। इसके अलावा इस मामले के कारण शिष्य ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए विशेषज्ञों को खोने वाले संप्रदायों को मुआवजे के रूप में कुछ संसाधन खर्च किए। बदले में उनकी एकता पहले से भी अधिक बढ़ गई है, जुओ तियानजियांग ने रिपोर्ट की। उस बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तियानजियांग, मुझे आपके काम करने के तरीके पर भरोसा है। जुआंटियन दाओ संप्रदाय का मामला आपकी गलती नहीं है। अगर हमें किसी को दोष देना है तो हम केवल उस बेकार डैन शेंग को दोष दे सकते हैं। उसने वास्तव में इतनी आसान चीज को बर्बाद कर दिया और आपको उसके लिए उसका निचला हिस्सा साफ करना पड़ा। शिष्य भी असफल हो गया। मुझे शर्म आ रही है, जुओ तियानजियांग ने विनम्रता से कहा। सच तो यह है कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय का मामला वास्तव में जुओ तियानजियांग की गलती नहीं थी। जब तक उसने इसे संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा कई ऐसे विवरण थे जो उसके पूर्ववर्ती को पता थे लेकिन उसे नहीं पता था, जिसके कारण वह सिद्धार्थ के खिलाफ कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ था। हाँ, अहंकारी या घमंडी न होना सही है। क्या जुआंटियन दाओ संप्रदाय की ओर से कोई आंदोलन चल रहा है? ग्रैंड एल्डर ने पूछा। ऐसा लगता है कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय किसी समस्या में फंस गया है। वे वर्तमान में स्वर्गीय किलिन आत्मा वापसी फल खरीदने के लिए हर जगह देख रहे हैं। उन्होंने गुप्त रूप से 9 क्रांति आत्मा पुनःपूर्ति गोली खरीदने के लिए कुछ छद्म शिष्यों को भी भेजा है। जैसा कि मैंने जुआंटियन दाओ संप्रदाय में देखा है, जुआंटियन टॉवर इस छोटी अवधि के दौरान कई बार हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करता रहा। मेरे अनुमान के अनुसार 2 संभावनाएं हैं। एक यह है कि सिद्धार्थ का अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट श्राप भड़क गया है और जुआंटियन टॉवर इसे पूरी तरह से दबाने में असमर्थ है। दूसरी संभावना यह है कि जुआंटियन टॉवर सिद्धार्थ के लिए जबरदस्ती श्राप हटाने का प्रयास कर रहा है। दोनों ही मामले सिद्धार्थ के लिए बहुत खतरनाक हैं। और यह तथ्य कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय गुप्त रूप से स्वर्गीय किलिन आत्मा वापसी फल और 9 क्रांति आत्मा पुनःपूर्ति गोली खरीदने की कोशिश कर रहा है, यह साबित करता है कि वह वास्तव में परेशानी में है। उसकी आत्मा को संभवतः नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यह अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट श्राप कई भ्रष्ट विशेषज्ञों की जीवन ऊर्जा, फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि जुआंटियन टॉवर शक्तिशाली है, सिद्धार्थ का साधना आधार अभी भी बहुत कम है। सिद्धार्थ से अभिशाप को हटाने की संभावना 0 के बराबर है, जुओ तियानजियांग ने कहा। अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट कर्स भ्रष्ट पथ के सबसे कपटी अभिशापों में से एक था। यह विचार करने के बाद कि गुई यान ने इतने सारे विशेषज्ञों का बलिदान किया था और यहां तक कि लाइफ स्टार विशेषज्ञों की जीवन शक्ति को भी छीन लिया था, इसकी शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अभिशाप कोई जहर नहीं था। इसका कोई इलाज नहीं था। एक बार इसका असर होने पर यह अभिशाप व्यक्ति के रक्त, शरीर, हड्डियों और आत्मा में समा जाता था और उनके हर अंग से गहराई से जुड़ जाता था। हर बार जब शाप भड़कता तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता। यदि आप इसे एक बार दबा देते तो दूसरी बार यह दोगुना शक्तिशाली हो जाता। यही कारण था कि जुओ तियानजियांग ने अनुमान लगाया कि जुआंटियन टॉवर अब इसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं था। सच में यह ली तियानक स्वान की एक चाल थी। यह सबको यह सोचने के लिए था कि सिद्धार्थ अभी भी जुआंटियन दाओ संप्रदाय में था और वह गंभीर खतरे में था। अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट श्राप से पीड़ित लोग भ्रष्ट पथ की अनूठी गुप्त कलाओं के बिना इसे हटाने में असमर्थ हैं। वह छोटा सा साथी सिद्धार्थ शायद ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। कितना अफसोस की बात है। उसके पास शायद कुछ बड़े रहस्य हैं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल पिल वैली में हमारी स्थिति बहुत सुरक्षित नहीं है। एल्डर बिशी की अचानक मौत अजीब है।
उनके पास अभी भी बहुत लंबा जीवन बचा था और उनके शरीर में कोई अजीबोगरीब बात नहीं थी। बस उनकी आत्मा की लौ बुझ गई थी। एक ग्रैंड एल्डर ने आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एल्डर बिशी के खिलाफ गुप्त रूप से योजना बना रहा था? झुओ तियानजियांग ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा। अचानक अनुमान मत लगाओ, एक बड़े बुजुर्ग ने डांटा। हाँ, शिष्य को अपनी गलती पता है, पिछले ग्रैंड एल्डर ने कहा। वे लोग रूढ़िवादी हैं और आगे बढ़ने से इनकार करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शिष्यों को अधिकार के लिए लड़ना पहले से ही उनकी सीमा है। इसके अलावा एल्डर बिशी की मृत्यु बिना किसी चेतावनी या संघर्ष के किसी संकेत के हुई। यह किसी बाहरी ताकत के कारण नहीं हो सकता। अभी एकमात्र संभावना यह है कि उनकी युआन आत्मा उच्च क्षेत्र पर हमला करने के उनके प्रयास में नष्ट हो गई। हालांकि यह उनका एकमात्र अनुमान था, क्या यह वास्तव में संभव था? जब तक कोई व्यक्ति एल्डर बिशी के क्षेत्र में पहुंचता, तब तक वे हमेशा उच्च क्षेत्रों पर हमला करने से पहले सब कुछ तैयार कर लेते और पहरेदारों को रखते। वह बिना किसी को बताए ऐसा करने का प्रयास कैसे कर सकता था? ये सवाल झुओ तियानजियांग के पेट में सड़ रहे थे। फिर से डांट पड़ने के डर से उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मूल रूप से 5 ग्रैंड एल्डर्स हमारे पक्ष में थे। अब हमारे पास 4 रह गए हैं और हमारा अधिकार भी कम हो गया है। इसलिए तियानजियांग, आपको दिव्य गोली हॉल के पक्ष में कड़ी मेहनत करनी होगी, ग्रैंड एल्डर ने कहा। हाँ, शिष्य इससे निपट रहा है। मैंने पहले ही तटस्थ शक्ति में कई शतरंज के मोहरे रखे हैं जो अपना उपयोग दिखाना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा उस बच्चे लॉन्ग सैन का प्रदर्शन बुरा नहीं है। अगर उसे ठीक से तैयार किया जाए तो वह एक शक्तिशाली मोहरा बन जाएगा और हमारे पास यानक्स्यू और डोंगजे जैसे प्रतिभाशाली लोग भी हैं। वे पिल फेरी और अन्य के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। दिव्य पिल हॉल में वर्तमान स्थिति धीरे धीरे हमारे पक्ष में बदल रही है, झुओ तियानजियांग ने कहा। ठीक है, तो यह अच्छा है। बस दिव्य गोली हॉल पर ध्यान केंद्रित करें और चीजों को जल्दी मत करो। आखिरकार हम वर्तमान में नुकसान में हैं, इसलिए सबसे बढ़कर हमें स्थिरता की आवश्यकता है। जहां तक स्वर्ग भक्षण वन के मामले की बात है, हमने उन्हें चेतावनी दे दी है। आपने इसे पार करने में अच्छा किया। हम उन्हें अहंकारी होने की आदत नहीं डालने दे सकते। अभी के लिए पूर्वी जुआन क्षेत्र को वैसे ही रहने दें। आखिरकार जुआनटियन दाओ संप्रदाय और स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय हैं। अगर हम चीजों को जबरदस्ती और उन्हें उनके स्थान पर रखते हैं तो इससे घबराहट पैदा होगी। लंबे समय में यह इसके लायक नहीं है। इसके अलावा वे बूढ़े लोग निश्चित रूप से मार्शल पावर का उपयोग करने के लिए सहमत नहीं होंगे। बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रेंगना जारी रखने दें, ग्रैंड एल्डर ने कहा। हाँ, ठीक है, आप जा सकते हैं। सिद्धार्थ को झांग युताओ एक रेस्टोरेंट में ले गए। यह नदी के किनारे था और वहां से आसपास के पहाड़ों का विस्तृत नजारा दिखता था। इस रेस्टोरेंट का मुख्य आकर्षण वाइन था और यहां हर चीज की कीमत मेरिट पॉइंट्स पर आधारित थी। बेशक यह झांग युताओ ही था जो सिद्धार्थ का इलाज कर रहा था। स्वादिष्ट वाइन के साथ 8 प्रकार के व्यंजनों ने इस दृश्य को और भी अधिक मनोरम बना दिया। कीमियागरों के पास भोजन और शराब की कम क्षमता थी। अगर यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय या स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय होता तो वे निश्चित रूप से बड़े कटोरे से पीते और मांस के टुकड़े चबाते। लेकिन यहाँ शराब के प्याले नाक से ज्यादा बड़े नहीं थे। इससे सिद्धार्थ थोड़ा अवाक रह गया। क्या वे वाकई शराब पी रहे थे या जहर पी रहे थे? कुछ कप पीने के बाद ही सिद्धार्थ को प्रवेश द्वार से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। लोगों का एक समूह धीरे धीरे रेस्तरां की ओर बढ़ा। नए मेहमान आ गए थे। यह रेस्तरां का सबसे ऊंचा स्तर था और केवल दिव्य गोली हॉल के शिष्य ही इसमें प्रवेश करने के योग्य थे। सिद्धार्थ ने सीढ़ियों की तरफ देखा। पहली चीज जो उसने देखी वह थी एक सुंदर आकृति जो धीरे से फर्श पर कदम रख रही थी। उसकी आंखों में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। उसके लंबे पैर, पतली कमर और भरपूर छाती थी। उसके बाल झरने की तरह स्वाभाविक रूप से उसके पीछे गिर रहे थे, जो उसकी लंबी आकर्षक गर्दन को पूरक बना रहे थे। उसकी सुडौल भौहों, बादामी आंखों, जेड गालों और आड़ू के चेहरे के अलावा वह एक ऐसी सुंदरता थी जो किसी भी देश को पछाड़ सकती थी। सबसे आकर्षक थीं उसकी आंखें। वे साफ शरद ऋतु के पानी की तरह थीं और उनमें से प्रकाश मोहक तरीके से बहता था। उसके इर्द गिर्द एक खास आभा भी थी। हालांकि वह एक बेमिसाल खूबसूरती थी, लेकिन वह एक दोस्ताना एहसास देती थी और दूसरी औरतें भी उसके रूप से ईर्ष्या नहीं कर पाती थीं।
सिद्धार्थ को जिस बात ने चौंकाया वह यह थी कि उसे कोई स्वर्गीय दाव ऊर्जा या किसी कीमियागर के लिए विशिष्ट ज्वाला के उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ। वह एक साधारण नश्वर की तरह ही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई थी। अस्तित्व में होने मात्र से ही उसके पास एक अवर्णनीय दाव आकर्षण था। सिद्धार्थ और झांग युताओं को यहां देखकर वह चौंक गई। उसने अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया और सिद्धार्थ ने भी सिर हिलाया। जहां तक झांग युताओं का प्रश्न है, वह तो बस उसे देखता रहा, कुछ भी बोलने में असमर्थ था। सिद्धार्थ उसे धक्का देकर पूछने ही वाला था कि वह कौन है, तभी लोगों का एक समूह उस महिला के पीछे आ गया। उनमें 10 से ज्यादा लोग थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। एक आदमी खास तौर पर उसके पीछे खड़ा था। वह बहुत ही आकर्षक था। वह लंबा और दुबला-पतला था। उसकी नाक और मुंह एकदम सही स्थिति में थे, तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखें थीं। वह बेहद खूबसूरत था। जब उस आदमी ने सिद्धार्थ और झांग युताओं को यहां देखा तो वह भौंचक्का रह गया। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह पहले से ही आरक्षित है? सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। क्या हो रहा था? संरक्षित? मैंने यह नहीं सुना। झांग युताओ भी चौंक गया। आज पिल फेरी का 21वां जन्मदिन है। दिव्य पिल हॉल में हर कोई यह जानता है। क्या तुम यहां जानबूझकर आए हो? झांग युताओ ने अपने माथे पर ताली बजाई। उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत माफी मांगी। माफ करना, यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं पिल फेरी से माफी मांगता हूं। हम तुरंत चले जाएंगे। लॉन्ग सैन, चलो कहीं और खाना खाते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। चूंकि किसी ने अपने जन्मदिन के लिए यह जगह आरक्षित कर रखी थी, तो वे जा सकते हैं। चूंकि हम भाग्य से मिले हैं, तो आप दोनों हमारे साथ आकर क्यों नहीं बैठते? महिला ने उदारतापूर्वक पूछा। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते और हम खुलकर खा पी नहीं पाएंगे। आपके जन्मदिन पर बधाई। मैं आपके लिए लंबे समय तक सुंदरता और सौभाग्य की कामना करता हूं। सिद्धार्थ मुस्कुराया और विनम्रता से उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने उन्हें केवल शिष्टाचार के कारण आमंत्रित किया था। वह झांग युताओं के साथ चला गया। महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पिल वैली में कोई भी शिष्य जो उसे देखता, उसे स्वर्ग की देवी की तरह देखता। वे उससे बात करने में भी बहुत घबराते। लेकिन सिद्धार्थ की नजरें शांत थीं जब उसने उसे देखा। इससे उसे लगा कि लॉन्ग सैन नाम का यह व्यक्ति बहुत अजीब है। महिला के हाव भाव उसके पीछे खड़े आदमी ने पकड़ लिए। वह भावशून्य रहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी ठंडक दिखाई दी जब वह सिद्धार्थ की पीठ को घूर रहा था। सिद्धार्थ अभी रेस्तरां के आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि अचानक उसे लोगों का एक और समूह आता हुआ दिखाई दिया। उनमें से एक ने अचानक सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हुए गाली दी, कमीने, तूने ही मुझे हराया है। भाड़ में जाओ। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब लोग उसकी ओर इशारा करते थे और वह सीधे उन्हें लात मारकर उड़ा देता था। टकराना। वह व्यक्ति उड़ गया और उसके साथ के लोग क्रोधित होकर सिद्धार्थ की ओर झपटे। भाड़ में जाओ, मैं पूरी ताकत से जाऊंगा। झांग युताओं ने अपने दांत भींच लिए और मुट्ठियों की झड़ी लगा दी। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि विपक्ष के एक मुक्के ने उसे तुरंत ही गिरा दिया। इस समूह में स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ थे। सिद्धार्थ ने जानबूझकर ऐसा अभिनय किया जैसे उसे लड़ना नहीं आता और वह घबरा गया था। उसकी मुट्ठियां बेतरतीब ढंग से इधर-उधर घूम रही थीं। भाड़ में जाओ, मेरे अंडकोश। यह पता नहीं चल पाया कि सिद्धार्थ ऐसा जानबूझकर कर रहा था या नहीं, लेकिन कई लोगों ने अचानक अपनी जांघों को पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। दर्द से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे मर रहे हैं। बाकी लोगों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। सिद्धार्थ के पागल जवाबी हमले ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और उन्हें बुरी तरह से भागने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब सिद्धार्थ भी अस्त-व्यस्त हो गया था और उसके कपड़े कई जगहों से फट गए थे। यह स्पष्ट रूप से उस सिद्धांत को दर्शाता है कि एक बाघ भी भेड़ियों के झुंड को नहीं रोक सकता। रुकना। ठीक इसी समय एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। पिल फेरी का समूह अशांति से नीचे उतर आया था और दहाड़ उस खूबसूरत आदमी की थी। ठीक इसी समय सिद्धार्थ ने आखिरी दुश्मन को जमीन पर पटक दिया। उसने झांग युताओं को खींच लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। रुको, आदमी चिल्लाया। क्या तुम मुझे खाने पर बुलाना चाहते हो? मैंने पहले ही कह दिया है कि चूंकि हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी की तरफ देखे बिना ही सिद्धार्थ ने झांग युताओं को घसीट कर ले गया।
इस समय झांग युताओं का चेहरा काला और नीला हो गया था और उसका एक पैर टूट गया था। उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसकी चोटें ऐसे ठीक हो गईं जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। झांग युताओं ने आश्चर्य से सिद्धार्थ को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इतना महान योद्धा होगा। दिव्य भाला गठबंधन में झांग युताओ सिर्फ एक योद्धा था। उसे लड़ने का अनुभव था, लेकिन विपक्ष के पास भी विशेषज्ञ थे। उसे लापरवाही से एक ही मुक्का मारकर बाहर कर दिया गया था। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह उन्हें हराने में कामयाब हो गया था। हालांकि अब उसकी शक्ल थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। यहाँ क्या हुआ? आदमी दहाड़ा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जीजुन को रिपोर्ट करते हुए, यह छोटा सा बदमाश अभी अभी दिव्य गोली हॉल का शिष्य बना है और वह घमंडी है, हमारे लोगों को पीट रहा है। शिष्यों में से एक उठ खड़ा हुआ और सिद्धार्थ की ओर इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं सिखाया कि बात करते समय लोगों की ओर इशारा करना असभ्यता है? सिद्धार्थ ने पूछा। इस मामले को यहीं खत्म कर दो। नफरत मत मोल लो। गोली परी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आज उसका जन्मदिन था। सच तो यह है कि उसे इस तरह का अवसर पसंद नहीं था, लेकिन दिखावे के लिए उसे आना पड़ा। उसका मूड शुरू से ही खराब था और अब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। बस यह तथ्य कि वह गुस्से में नहीं भड़की, उसके संयम को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं इस बार पिल फेरी का चेहरा दिखाऊंगा। बेटा बस रुको, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। सुंदर आदमी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। उसके शब्दों में धमकी साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ को इसकी परवाह नहीं थी। इस तरह की धमकी वह 800 साल पहले ही सुन सुनकर थक चुका था। और क्या वह अभी भी ठीक ठाक नहीं जी रहा था? किस बात का इंतजार? मेरे दिव्य भाला गठबंधन को धमकाना इतना आसान नहीं है। दूसरों को धमकाना सिर्फ शक्तिहीनता का प्रदर्शन है। आज पिल फेरी का जन्मदिन है, इसलिए हम उसका मुंह बंद कर देंगे। अगर आज तुम्हारा जन्मदिन होता जियांग जीजुन, तो मेरे दिव्य भाला गठबंधन के लोग तुरंत हमला कर देते। इसलिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। धमकियां सिर्फ यह साबित करेंगी कि तुम कितने कायर हो। झांग युताओं ने अपनी पुरानी तीक्ष्णता वापस पाते हुए कहा। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि झांग युताओ इतना भयंकर होगा। अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया होता, तो यह जियांग जीजुन संभवतः 9वीं रैंक का सेलेस्टियल था। यहाँ सभी शिष्यों ने पिल दाव पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा और ज्वाला ऊर्जा के बीच विलय के कारण उनके दिव्य रैंक को निर्धारित करना अधिक कठिन था। लेकिन सिद्धार्थ को स्वर्गीय दाव ऊर्जा से बहुत नफरत थी, इसलिए वह उस भावना का उपयोग करके यह बता सकता था कि जियांग जीजुन संभवतः 9वीं श्रेणी का दिव्य प्राणी था। लेकिन वह एक ज्वाला साधक नहीं था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति शायद बहुत अधिक नहीं थी। झांग युताओं ने अपने कठोर शब्दों को पीछे छोड़ते हुए सिद्धार्थ को ले लिया। अचानक पिल फेरी ने अपने चेरी होंठ खोले। जूनियर प्रशिक्षु भाई, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? हम सभी पिल वैली का हिस्सा हैं और एक दूसरे के नाम जानने से हमें एक दूसरे का अभिवादन करना आसान हो जाएगा। पिल फेरी ने सिद्धार्थ का नाम पूछने की पहल की थी, जिससे उसके पीछे खड़े शिष्य चौंक गए। सुंदर आदमी की अभिव्यक्ति भी थोड़ी उदास हो गई। जूनियर शिष्या है लॉन्ग सैन। मुझे उम्मीद है कि सीनियर प्रशिक्षुभन भविष्य में मेरी देखभाल करेंगी। सिद्धार्थ ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। उसे इस सौम्य और सुंदर पिल फेरी के लिए कोई नापसंदगी महसूस नहीं हुई। अपनी सुंदरियों के अलावा अन्य सुंदर महिलाओं के साथ उसका अनुभव यह था कि वे सभी अविश्वसनीय रूप से अभिमानी और आत्ममुग्ध थीं, मानो इस दुनिया के सभी पुरुषों को उनकी स्कर्ट के नीचे लेटना चाहिए। लेकिन पिल फेरी ने उसे बहुत सहज महसूस कराया। वह दिखावा नहीं करती थी और दोस्ताना लगती थी। सिद्धार्थ को जाते देख पिल परी को अनायास ही एक ऐसी भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि लॉन्ग सैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमजोर बाहरी आवरण में कोई सोता हुआ जानवर छिपा हुआ था। इस तरह का एहसास बहुत अजीब था। वह सोच में डूबी हुई थी। जब पिल फेरी ने सिद्धार्थ को जाते हुए देखा तो बाकी सभी लोग हैरत में पड़ गए। ये शिष्य निराश और क्रोधित महसूस कर रहे थे। जियांग जीजुन के माथे पर नसें उभरने लगी थीं। दिव्य गोली हॉल के भीतर प्रत्येक शिष्य के पास अपना निजी भवन था। सिद्धार्थ के अपने कमरे में लौटने के बाद वह झाओ जियांग द्वारा उसके लिए छोड़े गए मौलिक युद्ध कौशल को देखता रहा। वापस आते समय झांग युताओं ने सिद्धार्थ को बताया था कि पिल परी का नाम यू किंगक्सुआन था। वह वर्तमान घाटी के स्वामी की वंशज थी, साथ ही पिल घाटी की सबसे सुंदरी भी थी।
वह न केवल सुंदर थी बल्कि वह एक दयालु सुंदरी भी थी जिसका आचरण सुंदर था। हालांकि वह दिव्य शील्ड एलायंस के रैंक में थी, फिर भी विरोधी दिव्य भाला एलायंस भी उसके प्रति अत्यंत सम्मान रखता था। पिल फेरी यू किंगक्सवान केवल दिव्य शील्ड एलायंस के रैंक में खड़ी थी, लेकिन उसने कभी भी दिव्य भाला एलायंस को निशाना नहीं बनाया। जब तक किसी को उनकी कीमिया से कोई समस्या आती थी, अगर उसके पास समय होता तो वह हमेशा उनके गुट की परवाह किए बिना उन्हें कुछ संकेत देती थी। वह दिव्य गोली हॉल में सबसे सम्मानित व्यक्ति थी। यही कारण था कि दिव्य भाला गठबंधन और दिव्य ढाल गठबंधन के बीच भीषण युद्ध के बावजूद सभी शिष्यों के दिलों में यू किंगक्सवान की स्थिति कभी नहीं बदली। सिद्धार्थ को भाले और ढाल के बीच इस टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान निर्वाण शास्त्र के दूसरे खंड को प्राप्त करने का तरीका खोजने पर था। लेकिन इतने समय बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अभी उसे पिल वैली के नाम से जाने जाने वाले पूल में फेंक दिया गया था। उसे अलग दिखने का कोई रास्ता ढूंढना था, अन्यथा सामान्य मानकों के अनुसार काम करने में बहुत समय लग जाता। लेकिन अगर वह अचानक कहीं से भी आगे निकल जाए तो यह संदेह पैदा करेगा। उसे दोनों के बीच संतुलन बनाना था। कुछ दिनों की जांच के बाद उसने पाया कि पिल वैली के भीतर संघर्ष काफी तीव्र नहीं था। अगर वह अलग दिखना चाहता था तो उसे दो गुटों के बीच संघर्ष को और तीव्र करना होगा। मुझे जोखिम उठाना होगा। सिद्धार्थ ने अचानक अपना निर्णय लिया। उसे अपनी गति तेज करनी थी, अन्यथा अगर उसे कई साल भी दिए जाएं तो भी वह शायद निर्वाण शास्त्र प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगले दिन सिद्धार्थ ने खुद को दिव्य गोली मंडप में डुबोना शुरू कर दिया। जबकि ऐसा लग रहा था कि वह कुछ प्राचीन कीमिया की किताबों का अध्ययन कर रहा था, वह वास्तव में गुप्त रूप से ज्वाला जादुई कला सीख रहा था। दिव्य गोली हॉल की ज्वाला जादुई कलाओं को शायद ही कभी देखा जाता था। केवल ज्वाला साधक ही उन्हें देखने जाते थे। ज्वाला आत्मा विलय। सिद्धार्थ का दिल अचानक से धड़क उठा। उसे एक अद्भुत जादुई कला मिल गई थी जिससे वह एक ज्वाला आत्मा जानवर के साथ विलय कर सकता था। इस कला का उपयोग करने के बाद वह अपने शरीर का उपयोग आत्मिक जानवर की ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था, या आत्मिक जानवर के शरीर का उपयोग जादुई कलाओं को उजागर करने के लिए कर सकता था। अरे, यह कितनी भयानक जादुई कला है! मुझे इसे सीखना होगा। वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत इसकी विषय वस्तु रिकॉर्ड कर ली। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें आपको देखने के लिए हैं? ठीक उसी समय एक शिष्य ने सिद्धार्थ के हाथों से हड्डी की किताब छीन ली। सिद्धार्थ क्रोधित हो गया। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग लगातार उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, लेकिन दिव्य गोली मंडप में मार्शल बल का इस्तेमाल करना मना था, इसलिए उसने अब तक सहन किया था। हालांकि वह अब और सहन नहीं कर सकता था। तेरी माँ को चोदो! सिद्धार्थ ने सीधे उस व्यक्ति के जबड़े पर अपनी मुट्ठी मारी। उसके बाल पकड़कर सिद्धार्थ ने उस आदमी का सिर अपने घुटने पर पटक दिया। भाड़ में जाओ! भाड़ में जाओ! तेरी माँ भाड़ में जाओ! सिद्धार्थ ने हर शब्द पर जोरदार प्रहार किया। इस ध्वनि ने तुरंत आसपास के लोगों को आकर्षित कर लिया। वह व्यक्ति पहले ही बेहोश हो चुका था। फिर सिद्धार्थ ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हर अंग को तोड़ दिया। उस स्पष्ट आवाज ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। आह! दिव्य गोली मंडप में एक करुण चीख गूंज उठी। वह दर्द से जाग गया था। उस व्यक्ति की दयनीय चीख अभी निकली ही थी कि सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर पैर पटक दिया। यह वार असाधारण रूप से क्रूर था और उस व्यक्ति का सिर लगभग फट गया। रुको! ठीक इसी समय दिव्य शील्ड एलायंस के लोग दौड़कर आए। सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए कहा, तो तुम मुझे शांति से खेती करने नहीं देना चाहते? फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा। सिद्धार्थ एक उग्र शेर की तरह लग रहा था। उसने शिष्यों में से एक के घूंसे को पकड़ लिया और फिर खींचकर जबरदस्ती उसका हाथ काट दिया। मरना! सिद्धार्थ ने उस शिष्य की छाती पर मुक्का मारा, जिससे वह गिर पड़ा। इसके बाद उसने उसका पैर पकड़ लिया और दूसरों पर प्रहार किया। अगर तुम लोग मुझे खेती नहीं करने देना चाहते तो तुम सब मर सकते हो। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को जोर से घुमाया। खून बहने लगा और हड्डियां टूटने की आवाज लगातार गूंजने लगी। रुको! इस समय एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ दौड़कर आया, लेकिन सिद्धार्थ पागल लग रहा था और उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने बार बार एक शिष्य को मुक्का मारा जो जमीन पर पड़ा था। वह शिष्य बार बार खून खास रहा था, डर से भर गया। अचानक एक बड़ा हाथ सिद्धार्थ के सिर के पीछे से टकराया। वह तुरंत बेहोश हो गया। एक निजी कमरे में जुओ तियानजियांग ने एक फोटोग्राफिक जेड में रिकॉर्ड किए गए दृश्य को देखा। यह दृश्य दिव्य गोली मंडप में सिद्धार्थ की भयंकर लड़ाई का था।
अच्छा, अब बहुत हो गया। नफरत का बीज बो दिया गया है और अब लॉन्ग सैन के दूसरे पक्ष में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उसे महत्वपूर्ण पद पर रख सकते हैं। झुओ तियानजियांग ने अपना सिर हिलाया। यांगसू, कान डोंगजे, तुम दोनों लॉन्ग सैन को बाहर निकालो। अब उसका दिल जीतने का सबसे अच्छा समय है। झुओ तियानजियांग के अलावा इस निजी कमरे में दो और लोग थे। एक खूबसूरत युवती थी जिसकी लंबी भौहों के बीच एक सौंदर्य चिन्ह था। उसकी आंखें फीनिक्स जैसी थीं और उसकी ठोड़ी थोड़ी तीखी थी। उसने जो भावना दी वह पिल फेरी की दोस्ताना हवा के विपरीत थी। उसके बगल में एक लंबा दुबला पतला आदमी था। उन दोनों के चारों ओर भयंकर ज्वालाएं थीं। हालांकि वे जानबूझकर उन्हें नहीं छोड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने बहुत दबाव छोड़ा। महिला का नाम डैन यानक्सू था, जबकि पुरुष का नाम कान डोंग्स था। वे दोनों ही 9वें दर्जे के दिव्य प्राणी थे, जिनके पास उत्कृष्ट कीमिया कला थी। वे दिव्य भाला गठबंधन के नेता थे। डैन यानक्सू ने पूछा, यह लॉन्ग सैन एक क्रूर आदमी है। क्या हमें उसे व्यक्तिगत रूप से जीतना चाहिए? उसकी आवाज में अहंकार था और वह स्पष्ट रूप से लॉन्ग सैन को नीची नजर से देख रही थी। वह उसे अपने पास खींचने के लिए, अपनी स्थिति को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन हुआ है। जब आप जेड कोर क्षेत्र में होते हैं तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में आपकी शक्ति के बराबर होती है। हमने पहले ही उसके बारे में कई अवलोकन किए हैं और हमें कोई समस्या नहीं मिली है। हम उसे अपने गुट में शामिल कर सकते हैं, झुओ तियानजियांग ने कहा। ठीक है, डैन यानक्सू ने सहमति जताई, लेकिन उसकी सहमति थोड़ी मजबूरी वाली थी। जहां तक कान डोंगजे का सवाल है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पिल वैली की जेल 3000 मीटर नीचे भूमिगत थी। यहां केवल उन शिष्यों को कैद किया जाता था जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और आत्मचिंतन किया था। डैन यानक्सू और कान डोंगजे साथ साथ चल रहे थे। कान डोंगजे ने हल्के से कहा, दिव्य शील्ड एलायंस के तरीकों से यह लॉन्ग सैन निश्चित रूप से अपराधी कमरे में बंद है। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वह आधा मरा हुआ होगा। उसे इस तरह से बाहर निकालना हमारे लिए सिरदर्द बनने वाला है। अगर यह लॉन्ग सैन उतना उपयोगी नहीं है जितना प्रोटेक्टर झुओ कहता है, तो मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। डैन यानक्सू की आंखों में ठंडक चमक उठी। यह बात है। वे गलियारे के अंत तक चले गए। उनके सामने एक लोहे का दरवाजा था। यह अपराधी कक्ष था, जो उन शिष्यों के लिए एक जगह थी जो बहुत ज्यादा युद्धप्रिय थे। जो शिष्य नियम तोड़ते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और जो नियम वे तोड़ते थे उसके आधार पर उन्हें विभाजित कर दिया जाता था। जो लोग उन्मत्त होकर लड़ना पसंद करते थे उन्हें एक साथ रखा जाता था ताकि वे एक दूसरे को हरा सकें। लेकिन जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें कोई चीख या गाली गलौज नहीं सुनाई दी। इसके बजाय वहां अजीब तरह की शांति थी। क्या हो रहा है? क्या वे एक दूसरे को पीट पीट कर मार सकते हैं? कान डोंगजे चौंक गया। उसने धीरे से चाबी निकाली और ताला खोला। तभी उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मास्टर लॉन्ग, क्या यह काफी कठिन है? एक चापलूसी भरी आवाज ने पूछा। पाव। थप्पड़ की आवाज गूंजी और एक आवाज भड़की, क्या तुमने खाना नहीं खाया? थोड़ा बल प्रयोग करो। हाँ, यह छोटा बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा। वह आवाज भय से भरी थी। कान डोंगजे ने लोहे का दरवाजा धीरे से खोला और खून की घनी गंध बाहर आ गई। जब उन्होंने अपराधी कमरे की स्थिति देखी तो कान डोंगजे और डैन यानक्सू केवल देखते रह गए। वहां 10 से ज्यादा लोगों को दीवारों में ठोंक दिया गया था। उनके कंधों और जांघों में छुरा घोंपा गया था और उन्हें छुरा मारने वाली चीजें उनकी भुजाओं और निचले पैरों की हड्डियां थीं। वे सभी लोग डरे हुए थे। उनके मुंह जूतों से भरे हुए थे। वे जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डैन यानक्सू और कान डोंगजे को अंदर आते देख वे अपराधी इतने आभारी थे कि उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। 4 लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके कंधों पर लकड़ी का बिस्तर था। एक व्यक्ति उस पर लेटा हुआ था और कुछ लोग सावधानी से उसकी सेवा कर रहे थे। उनमें से 2 उसके पैरों की मालिश कर रहे थे, 2 उसके पैरों पर मुट्ठियां मार रहे थे, एक उसके बालों में कंघी कर रहा था और आखिरी उसके नाखूनों का भी इलाज कर रहा था। अचानक उनमें से एक के चेहरे पर एक हाथ थपथपाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने कंघी करते समय गलती से बाल तोड़ दिया था। बगल में 2 लोग पंखे पकड़े हुए थे और घबराहट में उन्हें हिला रहे थे। वे सम्राट के साथ व्यवहार करने वाले महल के हिजड़ों से भी ज्यादा सावधान थे। लॉन्ग सैन,
कान डोंगजे और डैन यानक्सू ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को चौंका हुआ देखा। कान डोंगजे ने ही अपना मुंह खोला। हाँ। मास्टर लॉन्ग सैन मौजमस्ती में मशगूल थे, तभी उन्होंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उन्होंने हल्की सी आंख खोली और देखा कि नए लोग आए हुए थे। तुम हो? सिद्धार्थ उठ बैठा और उसके साथ मौजूद लोग तुरंत एक तरफ खड़े हो गए, लकड़ी के खंभों की तरह, हिलने से भी डर रहे थे। मैं कान डोंगजे हूं और यह हमारे दिव्य भाला गठबंधन के नेता डैन यानक्सू हैं। हम आपको बाहर निकालने आए हैं। हाँ हाँ, मैं जा सकता हूं। कमाल है। अरे बेवकूफ, मैं जा रहा हूं। क्या तुम जल्दी से मेरे जूते नहीं पहनोगे? सिद्धार्थ ने अचानक एक व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तभी इन लोगों ने प्रतिक्रिया की। उन्होंने जल्दी से सिद्धार्थ के जूते और लबादे उसे पहना दिए। वे सभी उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था जैसे जेल से रिहा होने वाला सिद्धार्थ नहीं, बल्कि वे ही थे। कान डोंगजे ने स्थिति को देखा और कुछ समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि यह लॉन्ग सैन निश्चित रूप से साधारण नहीं था। पाव। सिद्धार्थ ने दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर तमाचा मारा और गुस्से से बोला, मैं जा रहा हूं। यह अच्छी बात है, तो तुम क्यों रो रहे हो? हम 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 मास्टर लॉन्ग से अलग नहीं होना चाहते। वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरकार एक यम राजा को विदा कर रहा था, और इतना भावुक था कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अभी वह केवल ऐसा बहाना ही बना सकता था। बुरा नहीं है, मास्टर लॉन्ग ने तुम्हें यूं ही नहीं सिखाया। मुझे जाने से पहले कुछ दिन और यहां रहना चाहिए। सिद्धार्थ ने भी भावुक होकर सिर हिलाया। नहीं मास्टर लॉन्ग, यह जगह गंदी और बदबूदार है, आपके भव्य अस्तित्व के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हम आपको सम्मानपूर्वक विदा करेंगे। सभी लोग जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। जब सिद्धार्थ को अपराधी कक्ष में भेजा गया था, तो उसने एक सिद्धांत समझ लिया था। अगर वह दिखावा करना चाहता था, तो उसे जितना संभव हो सके उतनी परेशानी पैदा करनी होगी। जब तक वह अपनी कीमत दिखा सकता था, तब तक वह जितनी ज्यादा परेशानी पैदा करेगा, उसे उतना ही अधिक सम्मान दिया जाएगा। परिणामस्वरूप ये अपराधी जो जानबूझकर उसे पीटने के लिए यहां बुलाए गए थे, वे सभी दुखी हो गए। सिद्धार्थ की तुलना में वे भेड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। जेल से बाहर निकलने और ताजी हवा को सूंघने के बाद सिद्धार्थ ने तुरंत एक गहरी सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्ग सैन इस उपकार को याद रखेगा। अगर आप दोनों में से किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो, तो बस पूछिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि वह जानता था कि वे दोनों सिर्फ उसे अपना ऋणी बनाने के लिए आए थे, फिर भी उसे यह करना था। कम से कम आभारी होना तो जरूरी था। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही पक्ष में हैं। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं जा रही हूं। कान डोंगजे तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डैन यानक्सू हमेशा की तरह ठंडी थी और वह चली गई। कान डोंगजे असहाय होकर मुस्कुराए। गठबंधन मास्टर, ठीक है, वह एक शक्तिशाली स्थिति है, इसलिए उसे बुरा मत मानो। हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की मदद करनी है, इसलिए इस बारे में चिंता मत करो। बस अपनी शक्ति दिखाना जारी रखो। उदाहरण के लिए, तुमने दिव्य गोली मंडप में क्या किया? रक्षक जुओ हमेशा तुम्हारे कायरतापूर्ण स्वभाव को नापसंद करता था, इसलिए वह गुप्त रूप से तुम्हें देखता रहा है। हालांकि आज तुम्हारे प्रदर्शन ने उसे बहुत संतुष्ट किया। हम दोनों तुमसे यह व्यक्त करवाने आए थे कि तुम पहले से ही दिव्य भाला गठबंधन के मूल में शामिल हो चुके हो, और यह भी कि तुम्हें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। गोली घाटी के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। भले ही तुम कोई आपदा भड़काओ, हम उसे संभाल सकते हैं। इसलिए चिंता मत करो। आगे बढ़ो और अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए आपदा भड़काओ। दिव्य भाला गठबंधन के भीतर दो प्रकार के लोग हैं जो सबसे अधिक उपयोगी हैं, महान कीमिया कला वाले लोग और वे जो परेशानी पैदा कर सकते हैं। दिव्य भाला गठबंधन में महान कीमिया कला वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की कमी है जो कर सकें परेशानी खड़ी करो। बस इतना ही कहना है मुझे। तुम्हें मेरा मतलब समझना चाहिए। मैं भी व्यस्त हूं, इसलिए अपना ख्याल रखना। कान डोंगजे भी चले गए और पीछे केवल सिद्धार्थ ही रह गए। बहुत दिलचस्प। सिद्धार्थ आखिरकार जुओ तियानजियांग के लक्ष्य की जांच करने में कामयाब हो गया था। उस चालाक बूढ़े लोमड़ी को अभी भी लगता था कि वह पर्याप्त विश्वसनीय नहीं था और वह लगातार उसका परीक्षण कर रहा था। क्या यह सिर्फ परेशानी पैदा नहीं कर रहा था? यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यह उसकी विशेषता थी। लेकिन यह शेखी बघारना, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं था?
वे पिल वैली के भीतर कुछ भी कर सकते थे और यहाँ तक कि आपदा को भी संभाल सकते थे। क्या होगा अगर आपदा यह थी कि उसने दिव्य पिल मंडप की सभी पृथ्वी लपटों को नष्ट कर दिया। दिव्य गोली मंडप में लड़ाई के माध्यम से सिद्धार्थ ने वास्तव में सभी को हिला दिया था। अब बहुत कम लोग थे जो उसे सीधे भड़काने की हिम्मत करते थे। वास्तव में जब भी कोई उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत करता तो वे सीधे उन्हें मुक्का मार देते। वे शिष्य अब उनसे डरने लगे थे। जिन शिष्यों को लगता था कि उनकी लड़ाई का हुनर बहुत बढ़िया है, वे सिद्धार्थ के सामने कुछ भी नहीं थे। सिद्धार्थ ने भी कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उसे लड़ना ही नहीं आता था और वह बस बेतरतीब ढंग से अपनी बाहें घुमा रहा था। लेकिन क्योंकि उसकी लड़ाई का कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। कभी कभी जब सत्ता का अंतर बहुत ज्यादा होता था तो सिद्धार्थ हार जाता था। शायद ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दूसरे पक्ष में बहुत ज्यादा लोग होते थे। लेकिन सिद्धार्थ को इस बात की परवाह नहीं थी कि विरोधी पक्ष में कितने लोग हैं। जो कोई भी उसे उकसाता वह उसे पीटता। अगर दूसरे उसे पीटते तो वह भी उन्हें पीटता। कई बार तो उसने किसी को लगभग मार ही डाला था। एक बार उसने एक शिष्य का सिर फटवा दिया। सौभाग्य से कीमियागरों के पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। एक औषधीय गोली का उपयोग करके उसने एक नए भौतिक शरीर को जन्म दिया। यह पिल वैली थी, इसलिए यह संभव था। लेकिन किसी अन्य संप्रदाय में वह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता। ऐसा करने की सजा यह थी कि उसे कुछ दिन अपराधी जेल में सम्राट की तरह रहना था और फिर वापस जेल से बाहर आना था। इस दौरान उसने गहराई से अनुभव किया कि एक शक्तिशाली समर्थक का होना कितना महत्वपूर्ण है। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। दिव्य गोली हॉल का परीक्षण एक बार फिर हुआ और इस बार परीक्षण 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए था। बेरसर्क रक्त ज्वाला की सहायता से सिद्धार्थ ने एक नॉरिंग गोली को परिष्कृत किया और दिव्य गोली हॉल के 3000 शिष्यों के बीच 947वें स्थान पर पहुंच गया। ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही शीर्ष 1000 में पहुंचने से उनके नाम ने डिवाइन पिल हॉल को हिलाकर रख दिया। यह गति असाधारण थी। सिद्धार्थ ने जो कीमियागिरी का हुनर दिखाया था, उसने झुओ तियानजियान को भी चौंका दिया था। उसने शुरू में सोचा था कि सिद्धार्थ को कोई भी स्पष्ट सुधार दिखाने के लिए आधे साल की जरूरत होगी, लेकिन उसने उसे एक सुखद आश्चर्य दिया था। हालांकि इस समय एक अप्रत्याशित मामले ने सिद्धार्थ को उनके संघर्ष के केंद्र में धकेल दिया। लॉन्ग सैन, तुमने मेरे भाई को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। सिद्धार्थ अभी दिव्य गोली मंडप से बाहर निकला ही था कि एक अनजान शिष्य ने भयावह भाव से उसका रास्ता रोक लिया। उसके पीछे 2 लोग एक शव को ले जा रहे थे। इस व्यक्ति ने कल डुआन तियानकियाओ का अपमान किया था, जबकि सिद्धार्थ उससे बात कर रहा था। उसने कहा था कि डुआन तियानकियाओ सिर्फ एक फूहड़ है, जिससे वह रोने लगी थी। इस प्रकार सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को तब तक बुरी तरह पीटा जब तक कि वह अब एक इंसान जैसा नहीं रह गया। उसकी चोटें बेहद भयावह थीं, लेकिन उसने उसे नहीं मारा था। उसने बस उसे कुछ दर्द सहने दिया था। लेकिन अब उस व्यक्ति की आत्मा गायब हो चुकी थी और वह स्पष्ट रूप से मर चुका था। यह देखकर सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत कुछ सोचा। वह कल मरा नहीं था। आज उसके मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि इस शिष्य को इसलिए मारा गया था ताकि दूसरा पक्ष उसे निशाना बना सके। उस व्यक्ति की मौत ने उसके सामने वाले व्यक्ति को उसे चुनौती देने का बहाना दे दिया। चुनौती देने वाला जेड कोर क्षेत्र में 7वीं रैंक का सेलेस्टियल था। उसके चारों ओर ज्वाला का उतार चढ़ाव बहुत तीव्र था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी कीमिया पथ के अंत तक पहुंच गया था और ज्वाला साधक बनने के लिए स्विच करने की तैयारी कर रहा था। ज्वाला साधकों में भयानक शक्ति होती है। अभी सिद्धार्थ ने केवल यह दिखाया था कि उसके पास एक शक्तिशाली भौतिक शरीर है, लेकिन अगर वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई में ज्वाला साधक का सामना करता है तो उसने जो थोड़ी बहुत शक्ति दिखाई है वह कुछ भी नहीं है। वह एक ही वार में मारा जाएगा। स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ का अस्तित्व पहले से ही दूसरे पक्ष के लिए खतरा था। उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए एक शिष्य की बलि दे दी थी। उसकी मौत तुम्हारे द्वारा उसे दी गई गंभीर चोटों के कारण हुई है। जब हम वापस आए तो उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं और अचानक वह नियंत्रण से बाहर हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ कुछ शब्दों से अपने अपराध को दूर कर सकते हो? क्या मजाक है? लॉन्ग सैन क्यूली मेरा जीवन और मृत्यु का भाई था, जो मेरे लिए एक सगे भाई से भी ज्यादा करीब था।
इस दुश्मनी का बदला मुझे लो जियाओ को लेना होगा। मैंने पहले ही जीवन और मृत्यु के लिए आवेदन कर दिया है। बस अपनी जान से भुगतान करने का इंतजार करो। लो जियाओ ने उपहास किया और सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे वह पहले ही मर चुका हो। फिर वह अपने लोगों के साथ चला गया। कितना हास्यास्पद है, क्या वे वास्तव में इस तरह के बचकाने तरीके का इस्तेमाल करने में सक्षम थे? अगर वे इससे बच सकते थे तो यह वास्तव में हास्यास्पद होगा। सबसे पहले इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि इस शिष्य को सिद्धार्थ ने नहीं मारा था, भले ही वह मारा गया था, वह उस समय मर नहीं गया था और सिद्धार्थ को दंडित करने के लिए इस मामले का उपयोग करना असंभव था। पिल वैली में अनगिनत औषधीय गोलियां थीं। जब तक कोई व्यक्ति तुरंत नहीं मरता तब तक उसके लिए मरना मुश्किल होता, भले ही वह चाहे। इसके अलावा उसने उसे एक दिन पहले भी पीटा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वह 10 साल बाद मर जाए तो भी यह सिद्धार्थ की गलती होगी? यह पूरी योजना पूरी तरह से बकवास थी। चाहे उन्होंने जो भी कोशिश की हो, ज़ुओ तियानजियान के पक्ष के पास यह दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके थे कि इस साजिश में छेद थे। वे पहले जांच की मांग करेंगे और सभी तरह की देरी करने की रणनीति अपनाएंगे और अंत में पर्याप्त सबूत के बिना यह मामला खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ ने उसे अनदेखा किया और अपने कमरे में वापस चला गया। वापस आते समय वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसने डुआन तियानकियाओ के आंगन में प्रवेश न करने का फैसला किया। उसने देखा कि डुआन तियानकियाओ चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, विचारों में खोई हुई। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने उसे परेशान नहीं किया। वह पिछले कुछ दिनों में सीखी गई जादुई कलाओं का अध्ययन करने के लिए अपने निवास पर लौट आया। दूसरे पक्ष ने अपनी चाल चल दी है। आप क्या सोचते हैं? ज़ुओ तियानजियान एक निजी कमरे में डैन यांगस्यू और कान डोंगजे से बात कर रहे थे। यह जियांग जीजुन की बचकानी चाल है। वह बस एक सुंदर चेहरा है। वैसे भी यह मामला हमारे लिए कोई परेशानी का कारण नहीं बनेगा। क्यूली की मृत्यु लौटने के बाद ही हुई, इसलिए लॉन्ग सैन पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करना पहले से ही बहुत हास्यास्पद है। इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तब तक टालमटोल कर सकते हैं जब तक कि यह मामला भुला नहीं दिया जाता। लॉन्ग सैन की क्षमता भयानक है और मुझे लगता है कि अगर हम उसे ठीक से पालते हैं तो वह एक बेहतरीन शतरंज का मोहरा बन जाएगा। हमें उसकी रक्षा करनी होगी, कान डोंगजे ने कहा। ज़ुओ तियानजियान ने प्रशंसा में सिर हिलाया। कान डोंगजे का चीजों को संभालने का तरीका बहुत ही सावधानी पूर्वक था और उसका अवलोकन कौशल बहुत तेज था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह एक क्रूर जवाबी हमला करने का एक अच्छा मौका है। हमें लॉन्ग सैन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए भेजना चाहिए। डैन यानक्सू ने अपना सिर हिलाया। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ुओ तियानजियान ने पूछा। हमारे पास कीमिया के जीनियस के रूप में मैं और डोंगजे हैं, साथ ही हमारी पुरानी टीम भी है। यह पहले से ही काफी है। हमें कीमिया के जीनियस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक शतरंज के मोहरे की जरूरत है जो लोगों को मार सके और तुरंत संतुलन को बिगाड़ सके। डैन यानक्स्यू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। उसने आगे कहा, हो सकता है कि लॉन्ग सैन के पास अजीबोगरीब शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति हो, लेकिन उसकी कीमिया कला को इस हद तक विकसित होने में कम से कम 1 साल से ज्यादा समय लगेगा कि वह उस तरह से संतुलन को प्रभावित कर सके। हालांकि मुझे लगता है कि यह बहुत धीमी गति है। शतरंज का ऐसा टुकड़ा होना बेहतर है जिसका तुरंत उपयोग हो सके। तुम्हारा मतलब है? कान डोंगजे चौंक गया। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कि लॉन्ग सैन एक देहाती आदमी है? हमारे द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद उसका आत्मविश्वास अहंकार की हद तक बढ़ गया है। वह जिसे चाहे पीट सकता है। उसके जैसे देहाती आदमी में हीनता की भावना जन्मजात होती है। बिना किसी के उसे रोकने के वह पहले से ही बेशर्म हो चुका है। क्या तुम नहीं देखते कि जब वह हमारी ओर देखता है तो वह ऊपर से सम्मानपूर्ण लग सकता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ तिरस्कार होता है। ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि वह किसी भी समय हमें रौंद देगा। वह पहले से ही दुष्ट हो चुका है, डैन यानक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। यह सच में मामला है। हाल ही में लॉन्ग सैन बहुत ही घमंडी हो गया है। मैंने उसे पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं पा रहा है, कान डोंगजे ने कहा। संघर्ष के बाद संघर्ष में उन्हें लगा कि लॉन्ग सैन का अहंकार और भी बढ़ गया है। ऐसा लगता था कि उसे दिखावा करना पसंद है, खासकर सबके सामने। यह बहुत परेशान करने वाला था।
उनका वर्तमान प्रदर्शन एक छोटे व्यक्ति की तरह था जिसने उल्कापिंड सफलता हासिल की। जुओ तियानजियांग ऐसी बात समझ सकता था। आखिरकार इतने लंबे समय तक डरपोक और दबाए रहने के बाद लॉन्ग सैन की नाराजगी आखिरकार सामने आ रही थी। यह प्रदर्शन बहुत स्वाभाविक था। वे नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ ने जानबूझकर ऐसा प्रदर्शित किया था ताकि वह अपने भविष्य के कार्यों के लिए आधार तैयार कर सके। चूंकि लॉन्ग सैन पहले से ही शैतानी कर रहा है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसे फ्लेम कल्टीवेटर बनने देना चाहिए। जब स्वर्गीय ड्रैगन फ्लेम क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आएगा तो वह पागल हो सकता है और दिव्य शील्ड एलायंस के सभी विशेषज्ञों का वध कर सकता है। तुम क्या सोचते हो, हे? डैन यानक्सू ने हंसते हुए कहा। उसका बर्फीला ठंडा चेहरा एक भयावह अभिव्यक्ति में मुड़ गया जिसने दूसरों को रोंगटे खड़े कर दिए। यह एक अच्छा विचार है। यह उसका उपयोग करने का सबसे तेज तरीका है। लॉन्ग सैन की आध्यात्मिक शक्ति और ज्वाला नियंत्रण के साथ वह निश्चित रूप से एक भयानक ज्वाला साधक होगा। उन कीमियागरों को मारना आसान होगा। एक बार जब यह खत्म हो जाएगा तो हम सारी जिम्मेदारी लॉन्ग सैन पर डाल देंगे, उसे अपराधी बना देंगे ताकि कोई हमें दोष न दे सके। कान डोंगजे की आंखें चमक उठीं। यहां तक कि जुओ तियानजियांग भी इससे प्रभावित हुआ। यह चाल बहुत क्रूर थी, लेकिन यह लॉन्ग सैन का उपयोग करने का सबसे तेज तरीका था। यह शतरंज का टुकड़ा इस तरह से जबरदस्त प्रभाव डाल सकता था। हालांकि असीमित क्षमता वाले कीमियागर को फ्लेम कल्टीवेटर बनाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। कान डोंगजे ने अपना सिर हिलाया। लॉन्ग सैन बेवकूफ नहीं था। वह सहमत नहीं था। यह उसके ऊपर निर्भर नहीं है। किसी ने उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती दी है। जब तक हम कुछ नहीं कहते या अगर हम इस पर सहमत होते हैं तो लॉन्ग सैन को युद्ध का सामना करना होगा। उसे या तो मरना होगा या जल्दी से जल्दी लौ जादुई कलाओं की खेती करनी होगी ताकि लो शियाओं की चुनौती का सामना किया जा सके। हमें बस उसे बताना होगा कि दोहरी मार्शल पिल खेती भी कीमिया दांव के शिखर तक पहुंच सकती है। क्या हमारी पिल परी यूकिंगक्सुआन सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है? डैन यानक्सू ने कहा। जब उसने पिल परी का जिक्र किया तो उसकी आंखों में भयंकर ईर्ष्या दिखाई दी। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। वह लॉन्ग सैन अभी भी एक युवा है और वह इसके लिए गिर सकता है। कान डोंगजे ने सिर हिलाया। वह जानता था कि ऐसा मामला उसके ऊपर होगा। उपगठबंधन मास्टर लॉन्ग सैन, बुरी खबर। सिद्धार्थ अपनी नई जादुई कलाओं का अध्ययन कर रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। झांग युताओ घबराकर अंदर भागा। यह क्या है? सिद्धार्थ ने जल्दी से पूछा। जल्दी आओ। दुआन तियान की आओ, उसने आत्महत्या कर ली। क्या? सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई। दुआन तियान की आओ अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें पूर्व की ओर देख रही थीं। उनकी सारी चमक खत्म हो चुकी थी। दुआन तियान की आओ के आंगन में बहुत से शिष्य थे। यह पता नहीं चल पाया कि वे क्या फुसफुसा रहे थे। रास्ते से बाहर सिद्धार्थ सीधे उनके बीच से गुजरा और दुआन तियान की आओ के सामने पहुंचा। उसके माथे पर अपनी उंगली रखते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर डाल दी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसका शरीर अभी भी गर्म था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत पहले ही मर चुकी थी। अगर वह सिर्फ 1/4 घंटा पहले आया होता, जब दुआन तियान की आओ की आत्मा अभी अभी विलुप्त होने लगी थी, तो शायद वह अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आध्यात्मिक संरचना बनाने और उसकी आत्मा को वापस बुलाने में सक्षम होता। लेकिन अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। एक खूबसूरत लड़की ने एक पुराने पेड़ के नीचे अपनी जान गंवा दी। क्यों? सिद्धार्थ ने दुआन तियान की आओ को देखा। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे। उसकी बेजान आंखें अभी भी दूर तक देख रही थीं, जैसे कि वे किसी चीज को याद कर रही हों। सिद्धार्थ को एक दुखद दर्द महसूस हुआ। एक खूबसूरत महिला एक फूल की तरह होती है, उसका मुरझाना हमेशा अफसोसजनक होता है। यह बात तब और भी सच हो जाती है जब उसका कोई दोस्त मर जाता है। यह है। सिद्धार्थ ने अचानक दुआन तियान की आओ को अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए देखा।